हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेल साइकिल एंड रेगुलेशन पार्ट नंबर 2 और ये हमारा सेल बायो का क्लास नंबर 28 है। सो बताएंगे सभी, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग शिवानी, नेहा, मोहन, रूमी, प्रतिज्ञा जी, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? गुड इवनिंग निकिता। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना गाइस? नहीं अभी नहीं, बाद में। हाँ जी, हाँ इलेक्ट्रिसिटी है तो, लेकिन कभी आ रही है कभी जा रही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि बीच में डिस्टरबेंस होगा उससे पहले ही। गुड इवनिंग, कौन कौन आ गया? गुड इवनिंग सलोनी, नीलोफर, प्रतिज्ञा, गुंजन, मुस्कान, काजल, गुड इवनिंग। हाँ जी मोहन, क्या डाउट है? टनक टनक कर रहे हो? टनक टनक किसने किया है? टनक टनक मोहन। गुड इवनिंग रानी, प्रियंका, नम्रता। हाँ जी, टेस्ट तो नहीं दिया होगा या दे दिया है टेस्ट? अच्छा ठीक है, मोहन ये पूछ रहा है कि रॉकेट लॉन्च किया जाए या नहीं। गुड इवनिंग सिनी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इस क्लास के बाद कोई बात नहीं, इस क्लास के बाद सभी अपना टेस्ट देंगे। जो भी क्वेश्चन में डाउट आएंगे तुरंत आपको टेलीग्राम पर बताना है। गुड इवनिंग अन्वेषा। जो भी आपको डाउट आएंगे आप तुरंत जो है मुझे बताएंगे टेलीग्राम पर। अच्छा, एग्जाम दे दिया है, गुड। ठीक है, जिसने दिया है अच्छा है, जिसने नहीं दिया है वो क्लास के बाद देंगे। ओके एवरीवन। हाँ हाँ क्वेश्चन अभी चीटिंग मत कराओ, ठीक? चलिए जी, ठीक है जी। शुरू किया जाए। फाइनल रिजल्ट, अच्छा फाइनल रिजल्ट आ गया क्या? आई डोंट नो अबाउट दैट। कट ऑफ आ गई है फाइनल आपकी? मुझे नहीं पता। ओके, अच्छा कट ऑफ आ गई है। ओके गुड। चलो ठीक है, क्लास के बाद देखते हैं अच्छे से। अरे नहीं भाई, चलिए ठीक है, क्लास के बाद चेक करेंगे, है ना? कट ऑफ लो गया है। गुड इवनिंग रिमशा। ओके, माही काइलस हुआ है, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए जी ठीक है। हाँ गाइस, क्लास को शुरू कर लेते हैं।
बाकी जो डिस्कशन है वो हम बाद में रखेंगे अपना, है ना। ओके चलो ठीक है जी। शुरू किया जाए। हाँ जी चलिए, सारी एक बात हम सब करेंगे फिर क्लास को शुरू कर रहे हैं। गुड इवनिंग नेहा। तो हम सब करेंगे, सारे तैयार हो जाओ, क्लास को शुरू कर रहे हैं कल का एक बार रिवाइज करते हुए। क्या हुआ भाई? चलिए जी, ट्रेन आ गई है, ट्रेन आ गई है, सब बैठ जाएं। गुड इवनिंग अन्नपूर्णा, रीना। ठीक है जी। तो कल हमने सेल साइकिल एंड रेगुलेशन शुरू किया था ना, कल हमने सेल साइकिल एंड रेगुलेशन शुरू किया था। इसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने कल पढ़ा था कि सेल साइकिल की अगर बात की जाए तो इंटरफेज आता है ना, इंटरफेज आता है, फिर एम फेज आता है। इंटरफेज में आपका G1 होता है, S होता है, फिर G2 होता है, और एम फेज में कैरियोकाइनेसिस होता है एंड साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक है। अभी ये एम फेज जो है, ये एम फेज क्रोमोसोम के नंबर को हाफ कर रहा है या क्रोमोसोम के नंबर को सेम रख रहा है। इस बिहाफ पर ये दो टाइप के हो सकते हैं। अगर क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है तो उसे आप कहेंगे माइटोसिस। देखो, इंटरफेज सबके लिए सेम है, एम फेज में डिफरेंस आता है। अगर क्रोमोसोम का नंबर सेम है तो आप कहेंगे माइटोसिस, अगर अलग अलग है, मतलब कि हाफ हो गया है नंबर, तो आप कहेंगे मियोसिस। ठीक है। अगर अलग अलग हुआ है तो आप कहेंगे मियोसिस, और अगर सेम रह गया है तो आप कहेंगे माइटोसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज होता है, मेटाफेज, एनाफेज, देन टीलोफेज। साइटोकाइनेसिस में हमारे सेल दोनों डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। अभी मैं आपको पढ़ा रही थी G1 में क्या होता है, मैंने बता दिया, S में बता दिया, G2 में बता दिया। अब मैं आपको लेकर के चल रही हूँ प्रोफेज पर। सबसे मेन जो है वो आपका प्रोफेज है। प्रोफेज में तीन मेन स्टेप हैं। प्रोफेज में तीन मेन स्टेप हैं। क्रोमेटिन कंडेंस होकर के क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसोशिएट हो जाती है, असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल फाइबर हो जाते हैं। देखिए, कैरियोकाइनेसिस आपको पता ही है ना, कैरियोकाइनेसिस का मतलब है, कैरियोकाइनेसिस से मतलब है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई, या फिर कहिए डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो हमारे सेल में ना अभी तक बस एक ही न्यूक्लियस था ऐसे, अब हमें दो न्यूक्लियस बनाने हैं। क्यों? क्योंकि हमारे न्यूक्लियस में जो डीएनए था वो डबल हो गया है, डबल हो गया है तो उसको अलग अलग करना है। लेकिन फिलहाल वो क्रोमेटिन की फॉर्म में है। अभी क्रोमेटिन को अलग अलग करना बेहद मुश्किल होता है। हम क्या करें, सबसे पहले अपने क्रोमेटिन को और ज्यादा कंडेंस करा के उसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब उसको क्रोमोसोम बना दिया हमने, हमने उसको क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से। ये हो गया। अब इनको ना अलग अलग करना है, क्योंकि अभी ना ये साथ में है, अभी ये इस तरीके से है। हमें क्या करना है, इनको बिल्कुल ऐसे अलग अलग करना है ताकि ये एक क्रोमोसोम से दो हो जाए। दो होने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कोई एक रस्सी यहां बांध दे, कोई एक रस्सी यहां बांध दे, और जब सही समय आए रस्सी से खींच करके दोनों को अलग कर दे। ठीक।
तो इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, रस्सी मंगवानी पड़ेगी। रस्सी को मंगवाना ही काफी नहीं है, रस्सी को इस सेंट्रोमियर से कनेक्ट भी करना पड़ेगा। और खाली कनेक्शन जरूरी नहीं है, दोनों साइड कनेक्शन जरूरी है। अब एक साइड से कनेक्ट हो गया, सेकंड साइड से कनेक्ट नहीं हुआ तो खींच ही नहीं पाएगा, अलग अलग नहीं हो पाएंगे, है ना। तो उसके लिए तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रस्सी को मंगवाना पड़ेगा। ठीक है, रस्सी आ गई, अब सेंट्रोमियर से कनेक्ट करो, लेकिन कैसे करो, क्रोमोसोम तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है और जो रस्सी बना रहा है यानी सेंट्रोसोम वो तो न्यूक्लियस के बाहर है। तो कैसे कनेक्ट कराएं, रस्सी बनाने वाला तो बाहर है और जिसको रस्सी लगानी है वो तो अंदर है। तो क्या करेंगे, हम इस मेम्ब्रेन को यहां से ब्रेक डाउन करवा देंगे ताकि ये सारे क्रोमोसोम जो रस्सी बना रहा है ना उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में क्रोमोसोम आ जाए ताकि उनके सेंट्रोमियर से हम आसानी से इन रस्सियों को कनेक्ट कर सके। इन्हीं रस्सी को बोलते हैं स्पिंडल फाइबर, इन्हीं रस्सियों को स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। और ये स्पिंडल फाइबर बनी होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स, आप पढ़ करके आ चुके हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, साइटोस्केलेटन का जो पार्ट था। तो ये तीन काम बहुत जरूरी हैं अपने प्रोफेज में। सबसे पहले तो अपना जो क्रोमेटिन है ना उसको कंडेंस करा के क्रोमोसोम बना लेते हैं ताकि सेपरेट करने में आसानी हो। दूसरा, सेपरेट करने के लिए रस्सी कनेक्ट करनी पड़ेगी, तो कोई रस्सी बनाने वाला होना चाहिए यानी असेंबली ऑफ स्पिंडल फाइबर। एंड थर्ड, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो अगर टूट जाए तो अच्छा रहेगा ताकि अपनी स्पिंडल फाइबर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए हमारे क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से, क्योंकि मुझे सेंट्रोमियर से ही दोनों को अलग अलग करना है। तो ये तीन काम आपके प्रोफेज में होते हैं, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसोसिएशन, स्पिंडल फाइबर की असेंबली, ये तीन पाथवे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डीएनए को क्रोमेटिन से क्रोमोसोम में कैसे कन्वर्ट करें। तो यहाँ एक प्रोटीन जिसका नाम है कंडेंसिन, और कंडेंसिन ना एक फैमिली से बिलोंग करता है, उस फैमिली का नाम है एसएमसी। एसएमसी यानी स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम प्रोटीन फैमिली, कंडेंसिन आता है। तो ये कंडेंसिन है ना ये प्रोफेज में ही आएगा, कंडेंसिन प्रोफेज में ही आएगा। प्रोफेज में मतलब होता तो वो पहले भी है, कंडेंसिन वैसे तो पहले भी है, जीवन में भी है, जी नॉट में भी है, सब में है, बट वो एक्टिव नहीं है क्योंकि उसे एक्टिव करने के लिए उस पर फोस्फेट लगाया जाता है और ये फोस्फेट कोई काइनेज ही लगा सकता है और वो स्पेसिफिक काइनेज प्रोफेज में आकर ही एक्टिव होता है। वो काइनेज जो कंडेंसिन पर फोस्फेट लगा के इसको एक्टिव कर देगा, ये जो अपना है ये केवल प्रोफेज में ही एक्टिव होता है। गाइस मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं थोड़ा ना फोटो को कम कर लेती हूँ ताकि आपको पीछे की स्लाइड दिख जाए। वैसे तो मुझे याद नहीं रहता है कि इसको साइड करना होता है, तो एक बार में मैं इसको थोड़ा सा ना छोटा कर देती हूँ। हाँ अभी ठीक है, इसमें जो है चीजें पीछे की भी कन्वे हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कंडेंसिन एक्टिव केवल प्रोफेज में होता है, सॉरी लेट G2 में होता है, और लेट G2 में ये एक्टिव होकर अपना काम शुरू कर देता है, प्रोफेज में ये अपना काम खत्म कर देता है, यानी पूरे जो अपना क्रोमोसोम है ना उसको कंडेंस कर देता है। लेकिन कंडेंस करके हटेगा नहीं, क्योंकि अगर वो हट गया तो फिर से जो है क्रोमोसोम डिकंडेंस हो जाएंगे। तो वो लेट G2 में आता है, प्रोफेज में काम करता है, मेटाफेज में रहेगा, एनाफेज में रहेगा, टीलोफेज में हम फिर से क्रोमोसोम को डीकंडेंस करके क्रोमेटिन में कन्वर्ट करना चाहते हैं क्योंकि उसका काम खत्म हो गया है। जिस काम के लिए हमने कंडेंस किया था ना वो काम हो चुका है, अब हम उनको फिर से क्रोमेटिन की फॉर्म में लेके आ जाएंगे। तो टीलोफेज के वक्त ये कंडेंसिन फिर से डीएक्टिव कर दिए जाते हैं। कैसे डीएक्टिव होंगे, इनके फोस्फेट को हटा दिया जाएगा, ये फिर से इनएक्टिव हो जाएंगे और हमारा क्रोमोसोम फिर से डीकंडेंस होकर के क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएगा।
ये कंडेंसिन का काम है। यहीं पर मैं आपको कोहेसिन का काम बता देती हूँ, कोहेसिन भी इसी फैमिली के अंदर आता है। तो कोहेसिन क्या है, अभी मैं आपको कह रही हूं कि एस फेज में हमारा डीएनए डुप्लीकेट हो गया, बट सवाल ये आता है कि डुप्लीकेट होकर के वो अलग क्यों नहीं हुआ? डुप्लीकेशन हो गया, अब अलग हो जाए। एस फेज में मान लीजिए डुप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, तो G2 में तो उनको अलग हो जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें अलग नहीं होना है, उन्हें अभी अलग नहीं होना है। अगर वो अभी अलग हो गए तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। तो हम लेट जीवन में ही एक प्रोटीन को बुलाते हैं जिसका नाम है कोहेसिन। ये कोहेसिन आकर के डीएनए को, हालांकि यहाँ क्रोमोसोम दिखाया है लेकिन आप समझ रहे हैं क्रोमोसोम तो आकर के प्रोफेज में बनते हैं, यहाँ तो डीएनए ही है, लेकिन समझाने के लिए मैंने क्रोमोसोम बनाया है। तो कोहेसिन लेट जीवन में ही पूरे डीएनए पर अपनी रिंग लाइक स्ट्रक्चर लगा देता है। तो रेप्लिकेशन भी उस रिंग के अंदर ही होता है, मतलब वो बाहर से वो रिंग ऐसे होती है, रेप्लिकेशन अंदर होगा, मतलब दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे, रेप्लिकेट हो जाएंगे, और रेप्लिकेट होकर के जब वो अलग होना चाहेंगे तो वो रिंग उसको अलग नहीं होने देगी। एस फेज में ऐसे रिंग रहेगी, G2 में ऐसे रिंग रहेगी। जब वो प्रो फेज में आएंगे, प्रो फेज में जब क्रोमोसोम बनता है तो वो और कंडेंस होता है ना, तो कुछ रिंग पहले ही हट जाती है। साथ में G2 फेज में हमें एक काइनेज को लेके आना पड़ता है, वो काइनेज आकर इस कोहेसिन पर फोस्फेट लगा देता है। अभी फोस्फेट अगर लगा दिया, तो वो डी एक्टिव हो जाते हैं, मतलब इनएक्टिव हो जाते हैं, तो कुछ हट जाते हैं। अब कुछ हट गए हैं कोई बात नहीं, लेकिन सेंट्रोमियर का आपस में कनेक्टेड रहना बेहद जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, जो सेंट्रोमियर वाला पार्ट है वहां से फोस्फेट को हटवा दिया जाएगा एक फोस्फेटेज की मदद से। सोगोसिन नाम है, मैं आगे बढ़ाऊंगी आपको। तो फोस्फेटेज आकर के उसको हटा देता है, तो ये एक्टिव रह जाते हैं। फिर ये कब हटेंगे, जब एनाफेज आएगा ना। एनाफेज तब आता है जब सारा कोहेसिन हटा दिया जाता है और अपने क्रोमोसोम अलग अलग, अपनी जो क्रोमेटिड है वो अलग अलग होकर के दो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाती है। अन्वेषा, मैंने कंडेंसिन में ये बताया है कि कंडेंसिन जो है, कंडेंसिन कंडेंस करता है, क्रोमेटिन को और कंडेंस करना पड़ेगा तब वो क्रोमोसोम बनेगा। तो कंडेंसिन को और कंडेंस करने के लिए हम कंडेंसिन प्रोटीन को लेके आते हैं, क्रोमेटिन को और कंडेंस करने के लिए हम कंडेंसिन प्रोटीन को लेके आते हैं। ये कंडेंसिन वैसे इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही लेट G2 आता है तो कुछ काइनेज एक्टिव होते हैं, वो काइनेज आकर कंडेंसिन को एक्टिव कर देते हैं, और फिर ये कंडेंसिन हमारे क्रोमेटिन को कंडेंस कर करके क्रोमोसोम बना देता है। प्रोफेज में वो अपना काम पूरा कर देता है, लेकिन अलग नहीं हटेगा। अभी मेटाफेज में भी ऐसे रहेगा, एनाफेज में ऐसे रहेगा, टीलोफेज में जाकर के कंडेंसिन को हटा दिया जाता है और अपने क्रोमोसोम फिर से डीकंडेंस होकर के क्रोमेटिन में आ जाते हैं। बस ये है कंडेंसिन। कोहेसिन, कोहेसिन ऐसे रिंग बना करके उसको जोड़ के रखेगा एनाफेज तक। एनाफेज जब स्टार्ट होती है तो कोहेसिन को हटा दिया जाता है ताकि हम अपने क्रोमेटिड को सेपरेट करके दो क्रोमोसोम बना सके। तो याद ये रखोगे, कंडेंसिन लेट जीवन में आ गया है, टीलोफेज तक रहेगा। कोहेसिन लेट, जो कोहेसिन है, सॉरी जो अपना कंडेंसिन है वो लेट G2 में आता है और टीलोफेज तक रहेगा। कोहेसिन लेट जीवन में आ जाता है, एनाफेज के स्टार्टिंग तक रहेगा। एक और बात, कंडेंसिन फोस्फेट लगने से एक्टिव होता है, कोहेसिन फोस्फेट लगने से इनएक्टिव होता है। ये हमने पढ़ लिया था। अब मैं आपको पढ़ा रही हूं सेकंड पार्ट। समझ गए ना, पहला पार्ट क्या है कि क्रोमेटिन को क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर दो, हो गया क्रोमोसोम में कन्वर्ट। अभी सेकंड है असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। माइटोटिक स्पिंडल को बनाया जाए ताकि वो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से कनेक्ट हो जाए। कैसे होंगे हमने सबने पढ़ रखा है, लेकिन मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर रही हूं। आपको पता है ना, सेंट्रोसोम ऐसे था, दो स्पिंडल फाइबर होते हैं लाइक दिस, दो स्पिंडल फाइबर, सॉरी स्पिंडल फाइबर नहीं, सेंट्रियोल होते हैं,
दो सेंट्रियोल आपस में इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। लेट जीवन की बात कर रहे हैं। जब एस फेज आता है, एस फेज में ये अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं। कैसे करेंगे डुप्लीकेट? छोटा सा एक बर्ड निकाल देंगे, छोटा सा एक बर्ड निकलेगा, ये काम शुरू हो जाता है एस फेज में, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। फिर G2 फेज में, G2 फेज में ये जो बर्ड निकली थी ना, ये अपने आप को पूरा मेच्योर करके बढ़िया सेंट्रियोल तैयार कर लेती है। बट अभी भी देखो ये कनेक्टेड है एक दूसरे से, अभी भी हटे नहीं है, कनेक्टेड है, मेच्योर हो गए हैं बट कनेक्टेड है अभी भी। फिर जब एम फेज आती है ना, एम फेज में भी खासकर जब अपना प्रो फेज आता है, प्रो फेज में ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और केवल अलग अलग होना ही काफी नहीं है, अलग अलग होकर के इन्हें अपोजिट पोल पर आना पड़ेगा। अपोजिट पोल पर आएंगे तभी तो दोनों तरफ से सेंट्रोमियर से कनेक्शन होगा, अदरवाइज एक साइड कनेक्शन हो जाएगा सारा, वो तो फिर बेटर नहीं है। तो प्रो फेज में आकर ये दोनों सेंट्रियोल अलग अलग हो जाते हैं और दो सेंट्रोसोम बन जाते हैं। और अलग अलग नहीं होते हैं बल्कि पोल पर चले जाते हैं, मतलब अलग अलग अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। ठीक है, अपोजिट पोल पर चले जाएंगे। उसके बाद फिर जब पूरा प्रोफेज खत्म हो जाएगा, मेटाफेज सब कुछ है खत्म हो जाएगा, तो एक सेल को एक सेंट्रोसोम मिलेगा, दूसरे सेल को वो दूसरा मिल जाएगा। ठीक है जी। तो जीवन में वो अपना जो प्रिपरेशन है वो चालू कर देते हैं। तो थोड़े से जैसे 90 डिग्री पर होते हैं ना दोनों सेंट्रियोल, दोनों 90 डिग्री पर होते हैं। जीवन में वो दोनों अलग अलग, मतलब 90 से हट करके ऐसे अलग अलग हो जाएंगे बट कनेक्टेड हैं अभी। एस फेज में अपना डुप्लीकेशन शुरू कर देंगे, G2 में अपनी ग्रोथ करेंगे, एम फेज में अलग अलग होकर के अलग अलग पोल पर चले जाएंगे। फिर जब टीलोफेज साइटोकाइनेसिस होगा तब तो वो अलग अलग हो ही जाएंगे, एक एक सेल में, एक एक सेल में। तो ये आपका है असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, यानी जो माइटोटिक स्पिंडल बनेंगी वो किस तरीके से तैयार की जाएंगी। तो इसके लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर जो एम टोक है हमारा, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, उन्हें हम अलग अलग कर रहे हैं ताकि वहां से स्पिंडल फाइबर बन जाए। अब इनकी असेंबली करवानी है। तो देखो हुआ गाइज ये कुछ ऐसा कि हमारे पास दो सेंट्रोसोम थे ना, अब वो अलग अलग पोल पर चले गए हैं। वो क्या करेंगे आपको पता ही है, एम टोक के अंदर गामा टूरसी होते हैं, एंड गामा टूरसी में क्या थे, गामा ट्यूबुलिन, जो माइक्रोट्यूब्यूल की सिंथेसिस को शुरू करते हैं। और एम टोक जहां से वो बनने शुरू होते हैं वो उसका नेगेटिव एंड होता है। याद होगा आपको, मैं पूरी उम्मीद कर रही हूं आपको ये चीज याद होगी। मैंने बताया था कि जहां से वो ओरिजिनेट हो रहे हैं वो उनका नेगेटिव एंड होता है, और जो ऑन गोइंग एंड है वो उनका पॉजिटिव एंड होता है। ऐसे यहां से निकलेंगे स्पिंडल फाइबर, ये इनका नेगेटिव एंड होगा ये वाला, और ये इनका पॉजिटिव एंड होगा। यानी आप ये याद रखेंगे कि क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से माइक्रोट्यूब्यूल का पॉजिटिव एंड कनेक्ट होता है। मुझे एक बात बताइए, क्या पॉजिटिव एंड से डीपॉलीमराइजेशन भी हो सकता है क्या, या केवल पॉलीमराइजेशन होता है? बिल्कुल ध्यान से आंसर करेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल के केस में जो पॉजिटिव एंड है, क्या वहां से डीपॉलीमराइजेशन हो सकता है? हो सकता है, ओके। और वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अरे वाह, हो सकता है। क्योंकि आपको वो याद है क्या, जीटीपी एटीपी कैप, जीटीपी और एटीपी कैप, अगर हम उसकी कैप ही उड़ा देंगे फिर तो क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव सब उड़ जाएंगे, है ना, बिल्कुल सही। तो ये जो पॉजिटिव एंड है ना, ये बढ़ बढ़ के कनेक्ट होता है, और जब सेपरेट करने की बारी आएगी ना, तब ये पॉजिटिव एंड से ही हटते रहेंगे तो वो दूर दूर जाता रहेगा। पूरा मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे आगे, बट मैं आपको फिलहाल याद दिला रही हूँ चीजें कि जो माइक्रोट्यूब्यूल में
आप लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि जब उनको इतना स्पीडली हटना ही है तो वो कनेक्ट ही क्यों होते हैं? जब वो विद इन अ सेकेंड हट रहे हैं तो वो क्या ही काम कर लेंगे। देखो ये वो काम करते हैं, कनेक्ट हो गए हैं। अब सपोज करो कि ये डिसअसेंबल ना हो, अगर ये डीपॉलीमराइज ना हो तो हमारे क्रोमोसोम की क्रोमेटिड अलग ही नहीं हो पाएंगी, और अगर वो पॉलीमराइज ना हो तो यहां तक स्पिंडल फाइबर या फिर माइक्रोट्यूब्यूल जा ही नहीं पाएगी। इसीलिए माइक्रोट्यूब्यूल बहुत जल्दी बनती एंड टूटती है। ठीक, तो ये हमें करना है। हमने इसीलिए सेंट्रोसोम को अलग अलग पोल पर रखा है ताकि एक यहां से आए, एक यहां से आए, और दोनों तरफ से क्रोमोसोम को कनेक्ट कर ले, तभी तो वो अलग अलग हो पाएंगे। तो ये है, ये है असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, जिसमें 3 टाइप की स्पिंडल फाइबर बनती है, जिसमें 3 टाइप की स्पिंडल फाइबर बनती है। एक वो स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम से कनेक्ट हो गई है, ऐसी स्पिंडल फाइबर या ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल, हालांकि बनते तो सारे इसीलिए हैं कि कनेक्ट हो जाएं, पर कोई कनेक्ट हो पाता है, कोई नहीं हो पाता है ना। जो अपने आप को खूब लेंथ में बढ़ा लिए हैं, थोड़ा स्टेबलाइज कर रहे हैं, वो कनेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसी माइक्रोट्यूब्यूल जो हमारे क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पर एक काइनेटोकोर होता है, उस पर कनेक्शन होता है। तो जो काइनेटोकोर से कनेक्ट हो गई हैं, उन माइक्रोट्यूब्यूल्स को आप कहेंगे काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो एग्जैक्टली उन्हें खींचने का काम करेंगी एनाफेज में। वन टाइप। सेकेंड टाइप, जो काइनेटोकोर से कनेक्ट नहीं हो पाई, उन्हें आप कहेंगे नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, और इन्हीं का ही दूसरा नाम है पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। इन्हीं आप कहते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो जब ये कनेक्ट ही नहीं हो पाई तो क्या इनका कुछ खास काम हो सकता है? जी बिल्कुल, बहुत खास काम है। खास काम ये है कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रोसोम ना पास पास में होते हैं। अब वो अपोजिट पोल पर चले गए हैं, लेकिन वो अपोजिट एक दूसरे के गए कैसे? कैसे गए हैं? देखो, दोनों ने माइक्रोट्यूब्यूल बनाई। मान लीजिए ये एक की है, ये दूसरे की है, दोनों ने ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल बना दी। अब इन दोनों के बीच में काइनेसिन या डायनिन आ जाएंगे। और हमने पढ़ा भी था एक केस, जब दोनों साइड वो माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्ट थे और दोनों को स्लाइड करवा रहे थे, दोनों को स्लाइड करवाते हैं, उसी स्लाइडिंग इफेक्ट से ये दोनों अपोजिट पोल पर जाते हैं। उसी स्लाइडिंग इफेक्ट से ये दोनों अपोजिट पोल पर जाते हैं। तो वो जो माइक्रोट्यूब्यूल जो स्लाइड हो रही हैं, उन्हें ही पोलर माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। उन्हें ही आप पोलर माइक्रोट्यूब्यूल कहेंगे। ठीक। थर्ड है एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। इनका क्या रोल है? देखो, इनका भी बहुत जरूरी रोल है। ये ऐसी हैं जो कि साइड में है, मतलब जहां क्रोमोसोम है ही नहीं। ये कहाँ है? ये मेम्ब्रेन के पास है। जैसे मान लीजिए ये है अपना सेल, यहां है हमारा सेंट्रोसोम, इस साइड तो ये कनेक्ट हो गया क्रोमोसोम से। यहां यहां इसको कनेक्ट करने के लिए मेम्ब्रेन के साथ ये बनती है एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। मैंने आपको एक रियल एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मैंने अपना एक हाथ यहां पकड़ लिया ताकि मैं यहां से कुछ खींच सकूं। तो मैं खींच सकूं, इसके लिए जरूरी है कि पीछे से मैंने किसी को पकड़ रखा हो जो बहुत मजबूत है, ताकि मैं उसको खींच सकूं। तभी तो मैं पीछे से कुछ पकड़ रखा होगा, तभी मैं खींच पाऊंगी। मान लो अगर मैंने पीछे से किसी को पकड़ नहीं रखा है, या किसी ने मुझे पीछे से नहीं पकड़ रखा है और मैं खींचने लगूं, थोड़ा सा प्रेशर आते ही मैं खुद उसके साइड चली जाऊंगी। खींचना छोड़ो, मैं खुद उसके साइड चली जाऊंगी। तो ये चीज ना हो कि जब हम खींच रहे हो तो हम ना खींच पाए, इसके लिए ही एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होती हैं जो सेंट्रोसोम को मेम्ब्रेन से कनेक्ट करके रखती हैं, कि जब तुम खींचोगे ना दोनों क्रोमेटिड को, जब तुम खींचोगे तो तुम्हें एक सपोर्ट मिल सके पीछे से, वो ये एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल देती है।
वो ये एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल ये सपोर्ट देती हैं, इन्हें कनेक्ट कर देती हैं पीछे मेम्ब्रेन से। तो ये 3 टाइप की होती हैं। काइनेटोकोर से कनेक्ट हो गई, नॉन काइनेटोकोर से जो कनेक्ट नहीं हुई, पोलर भी बोलते हैं उनको। ये पोलर स्लाइडिंग करवा करवा के, इन पर मोटर प्रोटीन आ जाते हैं, स्लाइड करवा करवा के वो उन्हें अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं। और थर्ड है आपके एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, जो मेम्ब्रेन से कनेक्ट करके उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। हाँ बिल्कुल, टिप प्रोटीन भी आ सकता है, यहाँ डायनामिन भी आता है, यहाँ डायनामिन भी मदद करता है आने के बाद। डन एवरीवन? हाँ, टिप प्रोटीन भी आकर के इसे मेम्ब्रेन से कनेक्ट करवाएगा। उम्मीद करती हूँ आप ये पार्ट समझ गए होंगे कि जो माइटोटिक स्पिंडल फाइबर बनी है ना, ये 3 टाइप की होती हैं और तीनों जरूरी हैं, तीनों बेहद जरूरी हैं। डन? आ जाइए थर्ड काम पर। अब हमने क्या किया, क्रोमोसोम बना दिए, क्रोमोसोम को पकड़ने वाली रस्सी बना दी है। अब इंतजाम करना पड़ेगा कि दोनों फेस टू फेस आ जाएं ताकि कनेक्शन हो जाए। तो उसके लिए तो मेम्ब्रेन तोड़नी पड़ेगी। आपको याद होगा, मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे एक सपोर्ट सिस्टम है जो पूरे मेम्ब्रेन को थामे हुए है, जिसका नाम था न्यूक्लियर लैमिना, जो कि लैमिन प्रोटीन से मिलकर बनी थी। होता क्या है कि प्रोफेज में फिर से वो काइनेज आता है, वही काइनेज जिसने कंडेंसिन को भी एक्टिव किया था ताकि क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बन जाए। वही काइनेज आकर लैमिन प्रोटीन पर, जो लैमिना बना रहे हैं, उस लैमिन प्रोटीन पर भी फोस्फेट लगा देते हैं। लेकिन जैसे यहाँ फोस्फेट लगता है, जो लैमिन प्रोटीन है वो डिसोशिएट हो जाते हैं, और डिसोशिएट होने से अब खुद देखो ना, मेम्ब्रेन को जो सपोर्ट कर रहा है वही अगर हट गया तो पूरी मेम्ब्रेन डिग्रेड हो जाती है, पूरी मेम्ब्रेन डिग्रेड हो जाती है, सारे क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं और जो स्पिंडल फाइबर बन रही है उनके जस्ट कांटेक्ट में आना शुरू हो जाती है। तो 3 काम हो गए। मुझे बताइए कोई डाउट तो नहीं है गाइस? फिर चलेंगे नेक्स्ट फेज पर। कोई डाउट है अगर किसी को? बताएंगे। ये तो आपको याद हो जाना चाहिए, अभी याद हो जाना चाहिए। बहुत ही आसान आसान से चीजें हैं। कल नोट्स में नहीं लिखी है तो बता देती हूँ। सबसे पहले नोट्स में केवल ये 3 पॉइंट लिखेंगे बस, कि प्रो फेज में ये 3 काम होते हैं। ये 3 कैसे काम होते हैं? सबसे पहले अपना जो कंडेंसिन है उसके बारे में लिखोगे कि ये कब एक्टिव है, कब आता है, कब चला जाता है। साथ साथ कोहेसिन भी लिख लेना, आगे पढ़ना ही है इसके बारे में। तो कोहेसिन के बारे में लिखोगे, ये कब आएगा, कब जाएगा, कब एक्टिव होगा, कब इनएक्टिव होगा। फिर असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल में भी जरूर लिखोगे। इसमें देखो पूरा डायग्राम मत ड्रॉ करना, बस ये लिख लेना कि जीवन में वो अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं, एस में वो डुप्लीकेट कर जाते हैं, मतलब बडिंग निकल जाती है, G2 में वो अपनी ग्रोथ करते हैं और अपनी जो बर्ड थी उसको और मेच्योर करते हैं। एम फेज के प्रो फेज में सेंट्रोजोम अपने आप को सेपरेट करना शुरू कर देते हैं और लास्ट में जाकर के वो अलग अलग हो जाते हैं। तो पूरा डायग्राम ना ड्रॉ करके आप बस लिख लेंगे इसको, तो ये भी शॉर्ट नोट्स में जरूर ऐड करना है। आफ्टर दैट असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, ये पॉइंट भी ऐड कर लेना, करोगे ही ये तो। फिर ये तीनों टाइप पूरा डायग्राम ना ड्रॉ करके बस लिख लेना कि 3 टाइप की होती हैं। काइनेटोकोर से कनेक्टेड काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल जो कि हमारे सेंट्रोजोम को पोलर पर लेके आती हैं, एक एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो हमारी सेंट्रोजोम को मेम्ब्रेन से कनेक्ट करती है। 3 टाइप की होती हैं। फिर हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसोशिएट करना है, ये भी बेहद आसान है। एमपीएफ फैक्टर जो होता है, एमपीएफ फैक्टर होता है जो कि काइनेज की तरह एक्ट करता है, वो लैमिन को फोस्फोराइलेट कर देता है,
जिससे वो डिसोशिएट होकर के मेम्ब्रेन पूरा ब्रेक हो जाता है। बस ये 3 काम है बस। फिर आगे आना चाहिए मेटाफेज, लेकिन मेटाफेज अभी नहीं आएगा। मेटाफेज से पहले छोटी सी, प्रोफेज के बाद मेटाफेज से पहले एक और फेज आती है जिसका नाम है प्रो मेटाफेज। आप कब कहेंगे कि अब ये प्रो नहीं, प्रो मेटाफेज है? जैसे ही मेम्ब्रेन डिग्रेड हो जाती है, जैसे ही मेम्ब्रेन डिग्रेड हो जाती है, आप कहेंगे कि प्रो मेटाफेज चालू हो गई है। प्रो मेटाफेज स्टार्ट abruptly with the breakdown of the nuclear envelope. Chromosomes can now attach to spindle microtubules via their kinetochore and undergo active movement. प्रो मेटाफेज कब शुरू होगा? जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटी। अब एक बात और देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ब्रेकडाउन होने से पहले 2 काम जरूरी हैं जो हो जाने चाहिए। फर्स्ट, क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाना चाहिए एंड हमारे सेंट्रोसोम पोलर पर आ जाने चाहिए। ये 2 काम होने के बाद ही मेम्ब्रेन टूटना शुरू करती है। जैसे ही मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन हो जाती है तभी आप कहेंगे प्रोफेज खत्म हुआ, मेटाफेज अभी आया नहीं है, तो प्रो मेटाफेज। तो जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटती है तब प्रो मेटाफेज चालू हो जाता है। अच्छा, प्रो मेटाफेज में बेसिकली होता क्या है? स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, पर ये नहीं समझिएगा कि बस एक बार में काम हो जाता है। हिट एंड ट्रायल चलता है बहुत बार। कभी ऐसा होता है कि हमारे क्रोमोसोम से एक साइड कनेक्शन हो गया, दूसरी साइड से हुआ ही नहीं, तो ये सारा चेक किया जाता है, सारा चेक किया जाएगा। सारा चेक किया जाएगा और ये बाइंड करना शुरू कर गए हैं और हमारे क्रोमोसोम अब मूवमेंट करना शुरू करेंगे, क्योंकि मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम जो बीच वाली मिड है ना, इक्वेटर, उस पर आ जाते हैं। जब वो वहां आ जाते हैं ना तब आप बोलते हैं मेटाफेज। लेकिन वो ऐसा तो नहीं ना कि तुरंत वहां आकर के इकट्ठे हो गए हैं, वो मूव कर रहे हैं। मूव कैसे करेंगे? सबसे पहले ना स्पिंडल फाइबर सेंट्रोसोम से कनेक्ट करेगी काइनेटोकोर से, फिर उनका मूवमेंट चालू होगा, फिर वो बीच में आएंगे। जब वो बीच में आ जाते हैं सारे, तब आप कहते हैं कि मेटाफेज आ गया है। ठीक, तो मेम्ब्रेन के टूटते ही और मेटाफेज जब वो सारे बीच में आ जाएंगे, उससे पहले भी तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा ना, कनेक्ट करवाना है उन्हें, फिर इक्वेटर पर लेकर आना है, तब हम कहेंगे मेटाफेज। तो जो बीच वाला पीरियड है जिसमें क्या हुआ, क्रोमोसोम अटैच हुए स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल से विद द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर और उन्होंने मूवमेंट चालू कर दी है, ये आपका प्रो मेटाफेज में आएगा। मेटाफेज तब बोलेंगे जब मेटाफेजिक प्लेट बन जाती है और क्रोमोसोम उसमें उसे प्लेट में सेपरेट होने लगते हैं। बिल्कुल सही। मेटाफेज आप तब कहेंगे जब वो प्लेट पर आना शुरू हो जाते हैं, बीच में आ जाते हैं। तो बीच में आने के लिए मूव तो करना पड़ेगा ना, और मूव करने के लिए स्पिंडल फाइबर से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो ये दोनों प्रोसेस आपकी प्रो मेटाफेज में आती है। डन एवरीवन? हाँ, तो अब समझिएगा एक जरूरी बात काइनेटोकोर के बारे में। क्या काइनेटोकोर होते हैं, क्या कनेक्शन करते हैं? तो स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स बिकम अटैच टू ईच क्रोमेटिड एट इट्स काइनेटोकोर। ये क्या होता है? ये एक बड़ा सा मल्टी लेयर्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो हमारे हर एक क्रोमोसोम के सेंट्रोमेरिक रीजन पर होते हैं। इन मेटाफेज में जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल है उनका प्लस एंड इसी काइनेटोकोर में अपने आप को इम्बेड कर लेता है, घुसा लेता है अंदर। फर्दर फ्रॉम द डीएनए, द काइनेटोकोर ऑफ एन एनिमल सेल कैन बाइंड 10 to 40 microtubules, whereas a budding yeast kinetochore can bind only one. अब ऐसा भी नहीं समझिएगा कि एक सेंट्रोमियर से तो केवल एक ही माइक्रोट्यूब्यूल कनेक्ट होगी, नहीं नहीं। अगर मैं एनिमल के अंदर बात करूं ना, तो एनिमल सेल में एक काइनेटोकोर से
10 से 40 माइक्रोट्यूब्यूल कनेक्ट होती हैं, तभी तो वो उसको खींच पाएंगी। एक अकेली रस्सी नहीं खींच पाएगी, बहुत सारी जोड़नी पड़ती है और तब खींचते हैं, तब वो अलग होते हैं दोनों। तो एनिमल सेल में तो 10 से 40 माइक्रोट्यूब्यूल कनेक्ट होती है एक काइनेटोकोर से, जबकि ईस्ट के अंदर एक से ही काम चल जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं, देखो ये ब्लैक सी स्ट्रक्चर जो दिखाई गई है ना आपको, ये ब्लैक सी स्ट्रक्चर, दीज आर द काइनेटोकोर्स। ब्लैक नहीं है, ये रेड है, सॉरी, ये रेड सी जो स्ट्रक्चर है। यहाँ पर भी देखो, ये तो है सेंट्रोमियर, और इसके बाहर जो आपको रेड सा दिखाई दे रहा है ना, ये दिस इज द काइनेटोकोर। और इसी काइनेटोकोर से जो ग्रीन सी अटैच्ड है, दीज आर कोल्ड काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। दीज आर कोल्ड काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। अभी देखने में लगता है कि बस बहुत सारे प्रोटीन इकट्ठे हो गए होंगे, लेकिन आपको और डिटेल पढ़ना है। ये कुछ ऐसा एसोसिएशन होता है, मतलब ये काइनेटोकोर हमने कहा ना कि मल्टी लेयर्ड है, तो उसमें भी लेयरिंग होती है। एक होता है इनर काइनेटोकोर, एक होता है आउटर काइनेटोकोर। तो इनमें क्या फर्क है, स्ट्रक्चर को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, बहुत ही आसान सा स्ट्रक्चर है, समझना है बस एक बार। ईच माइक्रोट्यूब्यूल इज अटैच्ड टू द काइनेटोकोर बाय इंटरेक्शन विद मल्टीपल कॉपीज ऑफ NDC-AT कॉम्प्लेक्स। हमने कहा ना कि काइनेटोकोर एक जियांट है, यानी कि बहुत बड़ा मल्टी लेयर्ड प्रोटीन की स्ट्रक्चर है, मतलब वहां बहुत सारे प्रोटीन की कॉपीज प्रेजेंट हैं, उन्हें बोलते हैं NDC-AT कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्स बाइंड टू द साइड ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल नियर इट्स प्लस एंड। और हमने कहा ना कि माइक्रोट्यूब्यूल का प्लस एंड कनेक्ट करता है। तो ये जो आपको लाइनिंग दिखाई दे रही है, ये जो लाइनिंग दिखाई दे रही है ना, ये दीज आर NDC-AT कॉम्प्लेक्स, जिसके पास दो एंड है। एक एंड तो कनेक्टेड है माइक्रोट्यूब्यूल के प्लस एंड से, और दूसरा एंड कनेक्टेड है एक्सेसरी प्रोटीन से, और ये बीच वाला पार्ट है आपका सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर है। तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है। ये है आपका क्रोमोसोम, ये है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर कुछ और नहीं बल्कि हाईली कंडेंस्ड क्रोमेटिन है, हाईली कंडेंस्ड क्रोमेटिन है, जिसे आप कह देते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, जिसे आप कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। ये है बस, ठीक। तो ये सेंट्रोमियर हो गया है। सेंट्रोमियर पर कनेक्टेड होते हैं एक्सेसरी प्रोटीन, ये एक्सेसरी प्रोटीन कनेक्टेड हो गए हैं। फिर इससे कनेक्टेड होते हैं NDC-AT। NDC-AT का एक एंड तो यहां इससे कनेक्टेड है, NDC-AT का एक एंड तो यहां कनेक्टेड है, फिर ये इस तरीके से है, और दूसरा एंड कनेक्टेड है माइक्रोट्यूब्यूल से। ये मान लीजिए माइक्रोट्यूब्यूल है, एक एंड है यहां कनेक्टेड सभी का। तो ये वाला पार्ट जिसमें ये एक्सेसरी प्रोटीन एंड सेंट्रोमियर आ गया है, इसे कहते हैं इनर काइनेटोकोर, इनर काइनेटोकोर। और जिसमें ये NDC-AT आ गए हैं, NDC-AT कॉम्प्लेक्स आ गया है, इसे बोलते हैं आउटर काइनेटोकोर, और इन दोनों को मिलाकर बनता है काइनेटोकोर। तो ये भी दो पार्ट में होता है, आउटर एंड इनर, आउटर एंड इनर। इनर वाले पार्ट में अपना सेंट्रोमियर प्लस ये एक्सेसरी प्रोटीन जो येलो कलर में है,
और आउटर काइनेटोकोर में ये ब्लू वाला पार्ट जिसमें कि NDC80 कॉम्प्लेक्स है, और यहां है ये अपनी माइक्रोट्यूब्यूल जो बनती रहेंगी और टूटती रहेंगी, बनती रहेंगी और टूटती रहेंगी. So each microtubule is attached to the kinetochore by interaction with the multiple copies of NDC80 complex. This complex bind to the side of the microtubule near its plus end, allow the polymerization and depolymerization. देखो यहाँ कितना स्पेस रह गया है ना, ये इसी स्पेस में ये पॉलीमराइज कर सकते हैं, डीपॉलीमराइज कर सकते हैं. occur while the microtubule remain attached to the kinetochore. ये attach रहेगी kinetochore से. The opposite end of the NDC80 complex is attached through the intermediary protein to the centromeric nucleosome containing a specialized version of histone H3 SANP A. ये क्या है ये मैं आपको आगे भी समझाऊंगी. मतलब यहाँ स्पेशल टाइप के न्यूक्लियोसोम आते हैं क्रोमेटिन को कंडेंस करने के लिए, इनको सैंप ए बोलते हैं. ये आगे का पार्ट है, मैं आपको पढ़ा दूंगी. फिलहाल बस याद रखिए ये NDC80, फिर ये एक्सेसरी या इंटरमीडिएरी प्रोटीन, इसे बोलेंगे इनर काइनेटोकोर. तो ये एक्सेसरी जो प्रोटीन है ना, ये दीज आर इंटरमीडिएरी या फिर इनको बोलते हैं एक्सेसरी प्रोटीन. डन एवरीवन? कोई डाउट तो नहीं ना गाइस? तो देखो ये होता है काइनेटोकोर, ये है काइनेटोकोर. डन? ठीक है, समझ गए ना? आगे देखिए नेक्स्ट. चलिए मैं उम्मीद करती हूं आप कनेक्ट कर रहे होंगे. इसके बाद ये तो था सेंट्रोजोम, जहां सेंट्रोजोम है. आपको मैंने बताया था कि प्लांट के पास तो सेंट्रियोल होते ही नहीं है. वहां पर क्या होगा, वहां पर जो स्पिंडल फाइबर बनती है वो खुद को ऑर्गेनाइज्ड करती है. तो अनदर अटैचमेंट मैकेनिज्म आल्सो प्ले अ पार्ट, पर्टिकुलरली इन द एब्सेंस ऑफ सेंट्रोजोम. जिस सेल के अंदर सेंट्रोजोम नहीं है वहां पर चीजें कैसे रन होंगी. माइटोटिक क्रोमोसोम्स stimulate the local activation of protein that promote the formation of microtubule in the vicinity of the chromosomes. इसमें क्या होता है याद है आपको? अभी जो क्वेश्चन आया था एक, हमने पढ़ा भी था, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है क्या था उसका. अपने अभी क्वेश्चन भी आया था 2025 में, नाम याद दिलाएगा कोई मुझे? TPRX कुछ ऐसा था, बताओ. हमने वो क्वेश्चन अलग से दूसरी क्लास में प्रैक्टिस किया था. TPRX कुछ करके था वो. बताओ बताओ फटाफट, कौन बताएगा? माही बोलो. हाँ, TPX2. वेरी गुड. TPX2 याद है ना आपको, जो रैन GTP पर डिपेंड कर रहा था. TPX2 जो रैन GTP पर डिपेंड कर रहा था एक्टिव होने के लिए. मैंने आपको बताया था कि TPX2 खासकर वहां काम करता है जहां सेंट्रोजोम नहीं होता. जैसे प्लांट्स के अंदर, प्लांट सेल में सेंट्रियोल सेंट्रोजोम नहीं मिलता है, तो वहां क्या करते हैं कि जहां भी हमें स्पिंडल फाइबर या माइक्रोट्यूब्यूल बनानी है तो वहीं पर उनको एक्टिव किया जाता है. जो माइटोटिक क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो स्टिमुलेट द लोकल एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटीन. तो वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये अपना क्रोमोसोम वाला पार्ट है और ये है सेंट्रोमियर, तो मुझे जो स्पिंडल फाइबर है वो इसके आसपास बनवानी है. तो यहाँ के आसपास का जो क्रोमोसोम है वो GEF की तरह एक्ट करता है, GEF की तरह एक्ट करता है, और वो
रैन जीडीपी को कन्वर्ट कर देता है रैन जीटीपी में। फिर इस रैन जीटीपी की वजह से हमारा जो TPX2 है ये एक्टिव हो जाता है, और ये TPX2 यहीं पर माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन को चालू करवाता है। जो काम हमारे जो तो TPX2 क्या करता है, यहां आकर के स्पिंडल फाइबर को कनेक्ट करवाता है। ठीक है, हाँ। तो देखो यहां पर ऐसे ही कहा गया है कि जिसके पास सेंट्रोजोम नहीं होता वहां क्या होगा, माइटोटिक क्रोमोसोम स्टिमुलेट द लोकल एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटीन, जो प्रोमोट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द विसिनिटी ऑफ द क्रोमोसोम। These microtubules embed in the plus and binding site of the kinetochore, वहां पर ये बाइंड कर लेंगे। इसमें काइनेसिन 5 एक मोटर प्रोटीन होता है। Organize these microtubules into the anti-parallel bundle, while plus and directed kinesin 4 and kinesin 10 link the microtubule to the chromosome arm and push the minus end away from the chromosomes. Dynein, together with the numerous other protein, focus these minus end into a pair of spindle poles. तो यहाँ सेंट्रोजोम तो है नहीं, लेकिन कुछ प्रोटीन एक्टिव होकर के माइक्रोट्यूब्यूल बना देते हैं, और कुछ मोटर प्रोटीन इकट्ठे होकर के हमारे क्रोमोसोम को मूव करवा देते हैं। तो ये देखिए स्टार्टिंग में तो क्या हुआ कि हमारे क्रोमोसोम के आसपास ऐसे न्यूक्लिएशन हुआ। TPX2 अगर हम एग्जांपल ले तो TPX2 ने क्या करवाया, यहां न्यूक्लिएशन करा करके माइक्रोट्यूब्यूल बनवा दिए हैं। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल बन गए हैं, तो फिर काइनेसिन 5 आकर के क्रॉस लिंकिंग करवा देता है। अब ये जो ऐसे रैंडमली थे ना, अब ये सारे क्रॉस लिंकिंग में आ गए हैं। फिर काइनेसिन 4 और 10 इन एक दूसरे को पुश करके और सबको यहाँ फोकस कर देता है। तो हम देखो इसमें सारा क्या हुआ, क्रोमोसोम पहले अलग अलग थे, अब सारे वो एक प्लेट पर आ जाएंगे। तो काइनेसिन 5 और स्पिंडल फाइबर को जो रैंडमली कहीं पर भी बन गई थी, उन्हें क्रॉस लिंक करवाता है ताकि वो एंटी पैरेलल मैनर में आ जाए, प्लस के पास नेगेटिव एंड और नेगेटिव के पास प्लस एंड। इतना होने के बाद फिर काइनेसिन 4 और 10 आता है। ये काइनेसिन 4 और 10 क्या करते हैं, क्रोमोसोम की आर्म को पुश करते हैं ताकि वो साथ में आ जाए। साथ में यहाँ डायनामिन भी आ जाता है। डायनामिन जो नेगेटिव एक मोटर प्रोटीन है, वो डायनिन भी आकर के फोर्स करता है क्रोमोसोम की आर्म को ताकि वो सीधे हो जाए, और फाइनली हमें एक ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। डन? हाँ जी। तो इस तरीके से वो अपने आप को अरेंज करेंगे और अरेंज करके क्रोमोसोम को फिर अरेंज करवाएंगे। इसमें पहला आप रखेंगे याद काइनेसिन 5, जो एंटी पैरेलल बंडल बनवाता है। पॉजिटिव को नेगेटिव स्लाइड कर करके पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव के पास लेके आता है। काइनेसिन 4 और 10 ये माइक्रोट्यूब्यूल को लिंक करवाते हैं क्रोमोसोम की जो आर्म है उसके साथ में, एंड पुश द माइनस एंड अवे फ्रॉम द क्रोमोसोम, और नेगेटिव एंड को दूर लेके जाते हैं ताकि पॉजिटिव एंड यहाँ कनेक्टेड हो, क्योंकि हमें ना क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से पॉजिटिव एंड ही कनेक्ट करना है ताकि पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन दोनों वहां हो सके। तो नेगेटिव एंड को अवे करते हैं एंड पॉजिटिव एंड को इसके पास लेके आते हैं काइनेसिन 4 एंड काइनेसिन 10। Dynein together with other protein focus these minus end into a pair of spindle pole। तो क्या करता है, सभी नेगेटिव को, जो डायनामिन है ये भी सभी नेगेटिव को एक साथ इधर लेके आने में मदद करता है, मूव करा के। तो फाइनली ये 4-5 मोटर प्रोटीन सब कुछ अरेंज कर देते हैं ऐसे। इनकी आगे भी बात आएगी। डन एवरीवन? जी समझ गए? अब क्रोमोसोम मूव करेंगे टूवर्ड द मिड पॉइंट। अब क्रोमोसोम मिड पॉइंट मूव करेंगे, सेम यहां पर भी दिखाया गया है, ये देखिए
इस डायग्राम में भी सेम ऐसे ही दिखाया गया है। तो देखो यहाँ ये है सेंट्रोजोम, ये उसकी बात करिए जिसके पास सेंट्रोजोम है, वहां से स्पिंडल फाइबर निकली, ये है एस्ट्रल वाली, ये है एस्ट्रल वाली जिसमें डायनामिन भी मदद कर रहा है। टिप वगैरह तो मदद करेंगे, डायनामिन भी मदद करेगा। कैसे? डायनामिन अपने एक पार्ट को कनेक्ट करता है मेम्ब्रेन से और दूसरे पार्ट को कनेक्टेड रखता है माइक्रोट्यूब्यूल से। इसे अगर मूव भी करना हुआ तो फिर वो नेगेटिव के साइड मूव करेगा। काइनेसिन 4 और 10 अभी देख के आए ना क्या करते हैं। काइनेसिन 4 या 10 चाहे कहीं पर भी हो, वो प्लांट में हो या कहीं पर भी हो, काइनेसिन क्या करेगा, काइनेसिन 4 वाला और 10 वाला ये क्रोमोसोम को मूव करवाते हैं। किस साइड? उस माइक्रोट्यूब्यूल के पॉजिटिव एंड के साइड, क्योंकि हमें काइनेटोकोर से पॉजिटिव एंड कनेक्ट करना है। तो काइनेसिन 4, 10 जो अपने क्रोमोसोम है ना, उन्हें अपने सर पे रख के मूव करते हैं। काइनेसिन है तो पॉजिटिव एंड के साइड मूव करेंगे, तो हमारे क्रोमोसोम को पॉजिटिव एंड के साइड लेकर जाते हैं। काइनेसिन 4 और 10। ऐसे यहां पर देखिए जो काइनेसिन 5 है ये क्या करेगा, काइनेसिन 5 स्लाइडिंग करवाएगा। काइनेसिन 5 स्लाइडिंग करा करके बिल्कुल इनको एक साइड में लेके आएगा। यहां पर डायनामिन भी कनेक्ट करवा रहा है मेम्ब्रेन से। काइनेसिन 14 भी मूव कराएगा। कहीं पर डायनामिन का काम आया तो डायनामिन भी स्लाइडिंग करवा सकता है। काइनेसिन डायनामिन दोनों स्लाइडिंग करवा सकते हैं। तो इनको अगर दूर लेके जाना है तो स्लाइडिंग कराएंगे। क्रोमोसोम को प्लस एंड पर लेकर आना है तो ये एक्टिव मूवमेंट भी करवाएंगे। कहा है ना कि क्रोमोसोम शो एक्टिव मूवमेंट। कौन करवाता है? काइनेसिन। काइनेसिन अपने सर पे रख के उसको लेकर जा रहा है। अब आपको पता ही है काइनेसिन अगला पैर जब आगे बढ़ाता है उसको एटीपी चाहिए होती है। तो यहाँ क्रोमोसोम को एक्टिवली हम मूव करवा रहे हैं टूवर्ड द पॉजिटिव एंड, ताकि उनका काइनेटोकोर पॉजिटिव एंड से कनेक्ट हो जाए। डन एवरीवन? फिर आएगा आपका मेटाफेज फाइनली। ये मूव करते करते सभी को एक प्लेट पर बिल्कुल मिड में लेकर के आ गए हैं। एट द मेटाफेज द क्रोमोसोम आर अलाइंड एट द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल midway between the two spindle pole. The kinetochore microtubules attach sister chromatid to opposite pole of the spindle. जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं सारे अपने जो क्रोमोसोम है वो बिल्कुल मिड में आ गए हैं। डन एवरीवन? चलिए एक बार फिर से इसको फिनिशिंग करते हुए लिखते हैं। तो यहां तक तो हमने लिख लिया था कि हमने न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को डिग्रेड करवा दिया है। आगे देखिए, फिर आया प्रोमेटाफेज। प्रोमेटाफेज में आप क्या लिखेंगे? प्रोमेटाफेज में दो चीजें होती हैं। कब से कहेंगे? जैसे ही न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन टूटी आप कहेंगे प्रोमेटाफेज शुरू हो गया। इसमें दो काम होते हैं, एक स्पिंडल फाइबर को क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से कनेक्ट करते हैं और हमारे क्रोमोसोम एक्टिव मूवमेंट शुरू कर देते हैं टूवर्ड द इक्वेटर। तो ये बात आप लिखोगे अपने शॉर्ट नोट्स में कि प्रोमेटाफेज कब शुरू हुआ, प्रोमेटाफेज में क्या होता है। तो दो काम होते हैं। कैसे होते हैं कि हमारा जो सिस्टर क्रोमेटिड है उनका जो काइनेटोकोर है उससे अटैच होती है स्पिंडल। क्या होते हैं काइनेटोकोर? बस ये डेफिनेशन लिख लेना बस स्टार्टिंग वाली, कि एक जियांट मल्टी लेयर्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो हर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर में बिल्ड होता है। इतना लिखने के बाद बस यहां तक छोटा सा डायग्राम अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बाकी शॉर्ट नोट्स में बस ये फर्स्ट लाइन लिखोगे। इसके बाद फिर ये जरूरी लाइन है, ये लाइन आपकी जरूरी है। इसमें ये ना लिख करके आप तो इसमें ये ना लिख करके आप बस खाली ये शॉर्ट नोट्स ड्रॉ कर लेंगे, मतलब इसमें बस ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पूरा ना लिख करके आप बस ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना कि काइनेटोकोर क्या है। ये आउटर है, ये इनर है। इनर में इंटरमीडियरी एक्सेसरी प्रोटीन
एंड हमारे सेंट्रोमियर आ जाएगा, और आउटर काइनेटोकोर में हमारे NDC80 आ जाएंगे, जो माइक्रोट्यूब्यूल के प्लस एंड, ये भी लिख देते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल का प्लस एंड है जिससे ये कनेक्ट होते हैं। हाँ माही, प्रोमेटाफेज से पहले ही, जब पूरी मेम्ब्रेन डिग्रेड हो गई ना, तब प्रोमेटाफेज शुरू होता है। मेम्ब्रेन डिग्रेडेशन तो प्रोफेज में ही आएगा। जैसे पूरी मेम्ब्रेन डिग्रेड हुई तब प्रोमेटाफेज शुरू होता है। तो ये ना ड्रॉ करके आप खाली बस ये ड्रॉ कर लेना, ये वाला पार्ट। आफ्टर दैट ये वाले पार्ट में आप क्या करेंगे, एक तो यहाँ ना TPX2 वाला जो मैंने बताया है आपको, ये TPX2 वाली बात भी लिख लेना यहाँ। TPX2 वाली बात भी लिख लेंगे, साथ में बस ये बात लिखेंगे कौन किस तरीके से मदद कर रहा है, कौन किस तरीके से मदद कर रहा है। अपना जो काइनेसिन 5 है वो एंटी पैरेलल बंडल बनवाता है। कौन? काइनेसिन 5 4 और 10 क्रोमोसोम की आर्म को मूव कराते हैं टूवर्ड द पॉजिटिव एंड डायनिन नेगेटिव एंड को पुश करवाता है। बस खाली ये शॉर्ट नोट में लिख लेना। और एक बात ये लिख लेना कि जिसके पास सेंट्रोसोम नहीं है, जिसके पास सेंट्रोसोम नहीं है वो TPX2 का इस्तेमाल करते हैं ताकि क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के पास ही स्पिंडल फाइबर बने। फिर ये पार्ट कुछ नहीं है, हाँ ये भी आप यहां से लिख सकते हैं, ऐसे तो सेम ही बात है, बस ये बात है जहां सेंट्रोसोम है। पहली बात थी जहां सेंट्रोसोम नहीं है, बाकी प्रोटीन सेम है आपके 5, 14, 10 और 4। ठीक है, तो ड्यूरिंग प्रोमेटाफेज आफ्टर देयर अटैचमेंट टू द टू स्पिंडल पोल द क्रोमोसोम आर tugged back and forth, eventually assuming a position equidistant between the two pole, a position called metaphase plate. फिर आप आ गए हैं मेटाफेज पर। मेटाफेज में बस मात्र इतना होता है कि हमारे सारे क्रोमोसोम एक बीच प्लेट में आ गए हैं, जो बिल्कुल बीच में है, मिड वे है, और यहीं से ना अपने साइटोकाइनेसिस को भी हेल्प मिलती है। साइटोकाइनेसिस में बिल्कुल बीच में हमें कट करना होता है, बिल्कुल बीच में, ताकि इक्वल साइटोप्लाज्म दोनों को मिले। तो साइटोकाइनेसिस में जो रिंग बनेगी ना, वो इसी को देख करके बनती है कि क्रोमोसोम कहाँ आए थे। जहां क्रोमोसोम आए थे वहीं पर वो रिंग बनाई जाती है जो साइटोकाइनेसिस करती है, क्योंकि ये डिस्टेंस बिल्कुल मेजर्ड होता है, बिल्कुल बीच में होगा, इधर से भी इधर से बिल्कुल बराबर होता है। तो ये बात आप लिखेंगे मेटाफेज में क्या हुआ है। फिर आप आ गए हैं एनाफेज पर। फिर आप आ गए हैं एनाफेज पर। एनाफेज में बहुत जरूरी काम होता है। एनाफेज एक ऐसी फेज है कि कुछ भी गड़बड़ हुई तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकती है। अपने क्रोमोसोम अगर सेपरेट नहीं हो पाए तो गैमेट में जाकर के एन्यूप्लॉइडी हो जाती है। तो ये स्टेप बहुत क्रूशियल है। इसमें क्या होता है, हमारे क्रोमोसोम में जो सिस्टर क्रोमेटिड थी, अब वो नया क्रोमोसोम बनने जा रही है। तो यहां पर भी दो काम मेन है आपके, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड एंड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टूवर्ड द रेस्पेक्टिव पोल। सबसे पहला काम तो है कि हम उन्हें अलग अलग कर दें। ऐसे दोनों साथ में है ना, इन्हें अलग करना एक तो ये काम है, और अलग करने के बाद उन्हें पोल पर लेकर जाना ये दूसरा काम। ये दो काम होते हैं, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड एंड मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स टूवर्ड द रिस्पेक्टिव पोल। जैसे आप इस डायग्राम में देखो, बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया हुआ है। फिलहाल ये सारे ना साइड में, और ये जो रेड रेड आपको दिखाई दे रहा है ना, रेड रेड सी जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही, दीज आर द माइक्रोट्यूब्यूल्स जो काइनेटोकोर से कनेक्टेड है। जैसे एनाफेज होता है तो ये देखो, ये इस तरीके से सेपरेट हो जाएंगी। आधी यहां चली गई है, एक क्रोमेटिड यहां और एक यहां। अभी तक वो क्या थी, क्रोमेटिड
बट अब वो हो गए हैं अलग अलग क्रोमोसोम्स। अब हो गए हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम्स। अब वो हो गए हैं अलग अलग क्रोमोसोम्स। ठीक है, ठीक है। अभी चलिए देखते हैं कि सेपरेशन होता कैसे। अब आप आ गए हैं एनाफेज पर। सो मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम टूवर्ड द रिस्पेक्टिव पोल। सो द सडन लॉस ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड कोहेसिन, यहीं पर जो कोहेसिन आए थे ना वो यहीं पर अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं मैं आपको बताऊंगी आगे, लेकिन यहीं पर आकर के वो अलग अलग हो जाते हैं। तो कोहेसिन का लॉस हो जाता है जैसे ही एनाफेज आता है, जिससे कि सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाती है, विच अलाउ द फोर्स ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल टू पुल द सिस्टर्स टू द अपोजिट पोल ऑफ द सेल, कॉल्ड क्रोमोसोम सेग्रीगेशन। इसे बोलते हैं क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होना। द क्रोमोसोम मूव बाय टू इंडिपेंडेंट एंड ओवरलैपिंग प्रोसेस। पूरी एनाफेज हमारी दो प्रोसेस में जाकर के खत्म होती है, एनाफेज 1, एनाफेज 2। क्या फर्क है दोनों में? एनाफेज ए के अंदर द इनिशियल पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम which is accompanied by the shortening of the kinetochore microtubules. Anaphase B में is the separation of the spindle pole themselves, which begins after the sister chromatid have separated and the daughter chromosome have moved to the some distance apart. यही है कि अलग होना एनाफेज ए और मूव करना एनाफेज बी। जैसे आप डायग्राम में देखिए, ये इधर दिखाया गया है आपका एनाफेज ए। एनाफेज ए में बस इतना होता है कि ये दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा और इसको मैं जूम कर देती हूँ। देखो ना, ये अपना एक क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं। ये देखिए अलग अलग हो गए हैं ना, इसे आप कहेंगे एनाफेज ए। बस यही तो है एनाफेज ए। क्रोमोसोम आर पुल्ड पोलवर्ड, क्रोमोसोम पोल की साइड मूव करवाए जा रहे हैं। दीज आर कोल्ड एनाफेज ए, दीज आर कोल्ड एनाफेज ए। तो अपना एक क्रोमेटिड इस साइड आ गया है और एक क्रोमेटिड इस साइड। जो पहले क्रोमेटिड थे अब हालांकि वो क्रोमोसोम है। दिस इज कॉल्ड एनाफेज ए। इन क्रोमोसोम को पूरा पोल पर लेके आने के लिए एक काम और करना पड़ेगा। अब इस सेंट्रोसोम को भी तो थोड़ा पीछे खींचना पड़ेगा ना। इन सेंट्रोसोम को भी थोड़ा और पीछे खींचना पड़ेगा, तभी हमारे क्रोमोसोम पूरे पोल पर आ पाएंगे। सो एनाफेज बी में, एनाफेज बी में पोल्स आर पुश्ड एंड पुल्ड अपार्ट। जैसे कि अपने जो सेंट्रोसोम है ना, ये वाले पार्ट, अब ये भी इस साइड मूव करेंगे। अच्छा, ये कैसे इस साइड मूव करेंगे? जो हमारे एस्ट्रल थी ना, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, वो अपने आप को छोटा करना शुरू कर देती है। अब आप खुद देखो ना, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल इतनी बड़ी है, लेकिन जब वो पुल कर रहे हैं तो देखो बस वो इतनी हो गई है। तो एनाफेज ए में क्रोमोसोम सेपरेट होकर के मूव करना चालू करते हैं। अब सेंट्रोसोम को भी थोड़ा और पीछे करना पड़ेगा ताकि ये यहां और पीछे आ जाए, तो उसको एनाफेज बी कहेंगे। डन एवरीवन? क्रोमोसोम का सेपरेट होकर के मूव करना इज एनाफेज ए, और हमारे सेंट्रोसोम का भी पोल के साइड पुश होना इज एनाफेज बी। डन एवरीवन? बताएंगे मुझे एक बार, कोई डाउट तो नहीं है गाइस? डाउट है तो, डाउट अगर है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं है तो बता सकते हैं। डन? कोई डाउट नहीं है? अरे वाह,
सबको चीजें समझ आ रही हैं? सबको समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। एक बार रिपीट, ये एनाफेज वाला रिपीट करना है मैम। पहले एनाफेज ए होगा फॉलो बाय एनाफेज बी। हाँ हाँ शिवानी बिल्कुल, पहले एनाफेज ए होगा। चलो मैं एक बार ना रिपीट करके आपको फिर से बताती हूँ। मान लीजिए, ये हमारा ना एक सेल है। मुझे क्रोमोसोम को यहां लेकर आना है, यहां। अब इसको हटा करके केवल बस मार्क कर देती हूँ फिलहाल कि मुझे क्रोमोसोम यहां लेके आने हैं। एक यहां लेके आना है, एक यहां लेके आना है ना। सेंट्रोसोम फिलहाल है यहां, सेंट्रोसोम फिलहाल है यहां। यहां है इनकी एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो उनको पीछे से सपोर्ट कर रही है। ठीक है, यहां है अपने क्रोमोसोम, ये कनेक्टेड है, इस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, एनाफेज ए में क्या होगा, यहां से ये अलग होंगे और मूव करते करते यहां तक आ जाएंगे जहां तक सेंट्रोसोम है। लेकिन लेकर कहां तक आने हैं, जहां मैंने ये पॉइंट ड्रॉ किया है। अब खींचने वाला थोड़ा पीछे होगा तभी तो खींचेगा ना। जिसको खींच रहे हैं और जो खींच रहा है वो दोनों अगर एक ही लेवल पर है तो क्या खींचने वाला उसको खींच पाएगा? नहीं। जो खींच रहा है वो थोड़ा पीछे होना चाहिए ना। मानो ये मेरा हाथ है, मैं इसको पीछे तभी खींचूंगी ना तब ये मुझसे काफी दूरी पर है। अगर मेरा हाथ भी यहां है और मैं भी यहां हूं तो मैं क्या ही खींचूंगी फिर। ठीक है, तो एनाफेज ए में सेंट्रोमियर अलग अलग होकर के वहां तक चले गए जहां तक अपना सेंट्रोजोम था। एनाफेज बी में ये एस्ट्रल जो है ये शॉर्ट हो जाती हैं और इनके शॉर्ट होने की वजह से हमारे सेंट्रोजोम और पीछे आ जाते हैं। और फिर जब ये पीछे आएंगे तो क्रोमोसोम को और खींच लिया जाएगा और जहां हम चाहते हैं क्रोमोसोम वहां आ जाएंगे। ये एनाफेज बी है। तो पहले एनाफेज ए होगा फिर बी होगा। हाँ, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल रिड्यूस होने का मतलब है डीपॉलीमराइजेशन। डीपॉलीमराइजेशन डन निकिता? हाँ, तो पहले एनाफेज में क्रोमोसोम आर पुल्ड पोलवर्ड एंड एनाफेज बी में पोल्स आर पुश एंड पुल्ड अपार्ट। जो पोल है ना उसको, मतलब जो पोल से मतलब है सेंट्रोसोम जो है उन्हें और खींचा जाएगा। डन, गुड, वेरी गुड एवरीवन। ठीक है, इसमें बस एनाफेज में हमने यहां तक तो लिख लिया था। एनाफेज में आप बस ये दो बात लिखेंगे, एनाफेज में ये दो बात लिखेंगे और फिर एनाफेज ए और एनाफेज बी में ये वाली बात लिख लेंगे। एनाफेज ए में क्रोमोसोम पुल हुए हैं और एनाफेज बी में हमारे पोल ही पुश एंड पुल्ड हुए हैं। ठीक है, या फिर आप ई पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एनाफेज। डन हुआ। अब हम आ गए हैं टीलोफेज पर। टीलोफेज जस्ट अपोजिट टू द प्रोफेज। टीलोफेज इज जस्ट अपोजिट टू द प्रोफेज। देखो, प्रोफेज में क्या किया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ा था। टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाएंगे। प्रोफेज में क्रोमेटिन को कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाया था। टीलोफेज में
क्रोमोसोम को डीकंडेंस करके फिर से क्रोमेटिन बनाएंगे। प्रोफेज में माइटोटिक स्पिंडल असेंबल करवाई थी, यहां डिसअसेंबल करवाएंगे। 3 स्टेप जो हमारे प्रोफेज में हुए थे ना, जस्ट उसका अपोजिट टीलोफेज में होगा। तो टीलोफेज में ये 3 स्टेप होते हैं। देखो, अपेरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, डिसअसेंबली ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल एंड डीकंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम। रिवर्स ऑफ प्रोफेज है, पूरा रिवर्स। देखिए क्या क्या हुआ इसमें, देख लीजिए, लिख लीजिए, मतलब सुन लीजिए इसको। इन टीलोफेज, द फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस, द 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम आर पैक इनटू अ पेयर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। जो अब अलग अलग हो गए हैं ना क्रोमोसोम, उनको फिर से न्यूक्लियस में बाइंड करना पड़ेगा। The first major event of telophase is the disassembly of the mitotic spindle. सबसे पहले तो जो माइटोटिक स्पिंडल है ना, वो रस्सी है जो सारी, वो हटाने पड़ेंगे, उनका काम हुआ खत्म। Follow by the reformation of the nuclear envelope. This process occur in the multiple stages. First, protein on the surface of the chromosome promote their interaction with each other, resulting in a compact cluster of the chromosome. Next, fragment of endoplasmic reticulum membrane containing inner nuclear envelope protein associate with the surface of the chromosome cluster, eventually fusing to reform the complete nuclear envelope. Nuclear pore complexes are incorporated into the envelope and nuclear lamina reform. The mitotic chromosome are recognized into their reorganized into their less condensed interphase state. A new nucleus has been created. बस वही बातें बताई हैं इसमें, यही 3 बातें कि एनवलप फिर से बनेगा, लैमिन प्रोटीन को फिर से लेके आएंगे, लैमिना बनेगा, प्रोटीन पूरी मेम्ब्रेन बनेगी, माइटोटिक स्पिंडल को डिसअसेंबल करवा दिया जाएगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। यहां एक और जरूरी काम होता है, बताऊंगी अभी, पहले ही समझिए। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन देखो फिर से बननी शुरू हो गई है, स्पिंडल फाइबर सारी खत्म हो गई है और अपने क्रोमोसोम फिर से डीकंडेंस होना चालू हो गए हैं। यहां एक काम और आप देख रहे हैं अलग, ये दिखाई दे रही है आपको रेड कलर में, जो मैंने ब्लैक कर दी है अभी, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बननी शुरू हो गई है। ये क्या होती है? कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग अब साइटोप्लाज्म को डिवाइड करवाती है। ये यहां बननी शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि ना ये केवल वही बनेंगी जहां हमारे मेटाफेज में क्रोमोसोम थे। अब मेटाफेज में तो बन नहीं सकती थी क्योंकि वहां तो क्रोमोसोम है। अब जब क्रोमोसोम अलग होने शुरू होते हैं ना एनाफेज में, और जब वो पूरे पोल में चले जाते हैं, तो जहां हमारे एनाफेज में अपना जैसे ही एनाफेज में क्रोमोसोम अलग हुए, तुरंत वहीं पर वो रिंग बननी शुरू हो जाती है, ताकि बिल्कुल मिड में रिंग बन सके। तो ये काम भी यहां शुरू हो जाता है। तो ये है आपका टीलोफेज। अब हम आ गए हैं साइटोकाइनेसिस पर। अब हम आ गए हैं साइटोकाइनेसिस पर। इसमें देखिए क्या होगा। ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस the cytoplasm is divided into 2 by a contractile ring of actin and myosin. यहां एक्टिन मायोसिन का भी रोल आ गया है, और शायद मैंने आपको कहा भी था कि ये सेल डिवीजन में मदद करते हैं, मैं आपको बताऊंगी वहां। तो ये वही बात है, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट which pinch the cell into to create 2 daughter cells each with the 1 nucleus. तो ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनी है ना यहां, ये एक्टिन मायोसिन की बनती है, जो और अंदर जाती रहेगी और फाइनली पूरा अलग होकर के 2 डॉटर सेल मिल जाएंगे, बन जाएंगे। जैसे आप यहां पर भी देख सकते हैं,
बिल्कुल यहाँ बीच में देखो, यहाँ आ गई है। तो ये है साइटोकाइनेसिस। दोनों में तरीका देखते हैं, प्लांट में भी और एनिमल सेल में भी। एनिमल सेल में ये अलग तरीके से होती है, प्लांट सेल में ये अलग तरीके से होती है। तो एनिमल सेल में क्लीवेज फुरो बनता है, क्लीवेज फुरो बनता है। तो देखो, इन मोस्ट एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस बिगिन इन द एनाफेज and end shortly after the completion of mitosis in the telophase। तो एनिमल सेल में ना साइटोकाइनेसिस एनाफेज में ही चालू हो जाती है। बताओ क्यों, बताओ क्यों? क्योंकि ना एनाफेज में देखिए, जैसे कि ये अपना सेल है और हमने पढ़ा है कि क्रोमोसोम बिल्कुल बीच में आते हैं, बिल्कुल बीच में। बस जहां ये क्रोमोसोम है ना, वहीं पर मुझे साइटोकाइनेसिस चालू करना है फॉर श्योर। क्योंकि फिर से क्यों मेहनत करनी है बिटवीन ढूंढने के लिए? बिटवीन तो ये है ही, जहां क्रोमोसोम है वो ऑलरेडी बिटवीन है। बट अभी कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बन नहीं सकती, क्योंकि अभी तो यहाँ क्रोमोसोम है। अब ये वेट करती है, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग वेट करती है कि जैसे यहां से क्रोमोसोम हटेंगे, हम तुरंत यहां रिंग बनाना शुरू कर देंगे। जैसे ही एनाफेज आता है, जैसे ही एनाफेज में क्रोमोसोम इस बीच वाली जगह को छोड़ करके अलग अलग हो जाते हैं, तुरंत यहां कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनना शुरू हो जाती है। तुरंत यहां एक्टिन मायोसिन आना शुरू हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम यहां जाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्रोमोसोम तो यहां मूव करते रहेंगे और ये रिंग यहां बनती रहेगी, ये रिंग यहां बनती रहेगी। फिर टीलोफेज में सारे यहां आ जाएंगे, सारे यहां आ जाएंगे टीलोफेज में। यहां आने के बाद ये काम होता रहेगा, ये रिंग पूरी बनती रहेगी। और जैसे साइटोकाइनेसिस आएगा, ये रिंग और डीप डीप जाकर के इसको पूरा अलग कर देगी। हाँ, ठीक समझ गए ना? तो एनाफेज में चीजें चालू हो जाती हैं, क्योंकि एनाफेज में क्रोमोसोम वहां से अलग हट जाते हैं और वहीं पर हमें साइटोकाइनेसिस शुरू करना है। तो एनाफेज में ये चालू हो जाता है एंड शॉर्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माइटोसिस। और जैसे टीलोफेज खत्म होता है, उसके कुछ समय बाद ही ये सारा काम पूरा हो जाता है, साइटोकाइनेसिस वाला। साइटोकाइनेसिस बिगिन इन एनिमल सेल विद द अपीयरेंस ऑफ अ क्लीवेज फुरो। एक क्लीवेज फुरो बनती है, मतलब जब वो रिंग है ना, जो रिंग बन रही है बीच में, वो मेम्ब्रेन को अंदर की साइड खींचना शुरू कर देती है। वो रिंग जो है, जैसे आप इस डायग्राम में देखेंगे, यहाँ ये जो रेड रेड कलर में आपको रिंग दिखाई है ना, ये देखिए रिंग जो बन रही है, ये एक्टिन मायोसिन बना रहे हैं और ये रिंग मेम्ब्रेन को अंदर खींचना शुरू कर देती है दोनों साइड से। जब वो अंदर अंदर की साइड ऐसे मूव करती है ना, तो वो आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी। ये देखिए, मतलब वो अंदर की साइड पुल की जा रही है, मतलब उसको खींच रहे हैं अंदर की साइड। कौन खींच रहा है? ये कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग जो एक्टिन मायोसिन से बनी है। कहां बनी है? जहां मेटाफेज में हमारे क्रोमोसोम थे, बिल्कुल इक्वेटर में। तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगी। देखो ये सेल है ना पूरा, ये सेल यहां से अंदर साइड जाना मूव कर रहा है, क्योंकि इसको अंदर से रिंग खींच रही है। वो धीरे धीरे पूरा अंदर जाएगा और मिलकर के सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। इसी को बोलते हैं क्लीवेज फुरो, इसी को कहा जाता है क्लीवेज फुरो। ठीक है, तो देखो जरूरी बात यहाँ क्या है? On the cell surface, the furrow rapidly deep and spread around the cell until it completely divide the cell into two। और deep 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 जाती रहेगी। The structure underlying this process is the contractile ring। इसी क्लीवेज फुरो के नीचे जो है ना, जो उसको खींच रहा है, वो कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग है, जो कि एक डायनामिक असेंबली, जो कि एक्टिन फिलामेंट मायोसिन सेकेंड फिलामेंट से मिलकर बनी है। आपको एक्टिन के बारे में भी पता है, आपको मायोसिन 2 के बारे में भी पता है। ये दोनों मिलकर ये काम कराते हैं। और भी स्ट्रक्चरल एंड रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं, बट खास मेन रोल जो है एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन 2 का होता है। ड्यूरिंग एनाफेज द रिंग असेंबल जस्ट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
एनाफेज के दौरान ही ये रिंग बननी शुरू हो जाती है, जस्ट मेम्ब्रेन के नीचे बिल्कुल बीच में। ठीक है, सो एक्टिन एंड मायोसिन सेकंड कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनाते हैं एंड साइटोकाइनेसिस को गाइड करते हैं। सो देखो बस इसको पढ़ना है। एज द सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट इन एनाफेज, actin and myosin 2 begin to accumulate in the rapidly assembling contractile ring, which also contain numerous other protein that provide structure support or assist in ring assembly. After anaphase के बाद the overlapping array of the actin and myosin 2 filament contract to generate the force that divide the cytoplasm into two parts. The contractile ring is finally dispensed with altogether when cleavage end and the plasma membrane of the cleavage furrow narrow to form the mid body. Finally, वो जो एक्टिन फिलामेंट है वो सब चले गए पूरा सेपरेट करके, और दोनों मेम्ब्रेन बिल्कुल साथ में आ गई हैं। समझ रहे हैं, दोनों मेम्ब्रेन जो थी ऊपर नीचे वाली बिल्कुल पास में आ गई हैं। अभी तो बीच में क्या है, एक्टिन है, मायोसिन है, वो सब चले जाते हैं और फाइनली आपको कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। दोनों मेम्ब्रेन बिल्कुल पास में आ गई है, बीच में अब कुछ नहीं है, बस दोनों मेम्ब्रेन है, बीच में कुछ नहीं है, बस दोनों मेम्ब्रेन है इस तरीके से यहां। तो ये जो बीच में पार्ट है ना, ये इसको बोलते हैं मिड बॉडी। अब यहाँ एक प्रोटीन लेकर के आना पड़ता है जो इस मिड बॉडी को कट करता है। तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये बीच वाला पार्ट जो है ये, दिस इज मिड बॉडी। द मिड बॉडी परसिस्ट एज अ tether between the two daughter cell and contain the remain of the central spindle. A large protein structure derived from the anti-parallel microtubule of the spindle mid-zone packed tightly together within a dense matrix material. साइटोकाइनेसिस इज कंप्लीट। आप कब मानेंगे कि साइटोकाइनेसिस हो गई है? एक प्रोसेस के बाद जिसको बोलते हैं एब्सिशन। क्या होता है इसमें? द मेम्ब्रेन ऑन बोथ साइड ऑफ द मिड बॉडी आर कंस्ट्रिक्टेड एंड सीवियर बाय फिलामेंट फॉर्म फ्रॉम अ पॉलीमेरिक प्रोटीन कॉल्ड ESCRT थर्ड। ESCRT थर्ड आकर के ये जो दोनों साइड की मेम्ब्रेन है इसको सीवियर यानी काट देता है, तब फाइनली साइटोकाइनेसिस पूरी होती है। और जब मिड बॉडी कटती है ESCRT थर्ड से, इसको बोलते हैं एब्सिशन, इसे बोलते हैं एब्सिशन। अब जाकर आप कहेंगे कि साइटोकाइनेसिस हुआ पूरा। डन? बताइए यहां तक कोई डाउट तो नहीं? हाँ, तो एनाफेज में यहां तक हम शॉर्ट नोट मार्क कर चुके थे। आगे मैं आपको बता देती हूँ, डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। इसमें क्या करना है, शॉर्ट नोट्स में बस केवल ये 2 पॉइंट लिख लेंगे, 3 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, ये समझाने के लिए इसमें से आपको कुछ नहीं लिखना है, बस एक बार पढ़ लेंगे तो काफी रहेगा। साइटोकाइनेसिस में ये बात जरूर लिखेंगे, साइटोकाइनेसिस में, हालांकि आप यहां से लिखिए, इसमें सारी बातें कन्वे हो जाएंगी। क्या क्या लिखोगे साइटोकाइनेसिस में? बहुत जरूरी बात, ये शुरू कब होती है? साइटोकाइनेसिस शुरू होती है आपकी एनाफेज में, है ना, और खत्म कब होती है? टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस में। ठीक, फिर क्या लिखेंगे आप? फिर ये सारा ही लिखना है आपको। क्लीवेज फुरो बनेगा। क्लीवेज फुरो कौन बना रहा है? कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग। ये किससे बनी होती है? एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन 2 फिलामेंट से, और अदर स्ट्रक्चरल एंड रेगुलेटरी प्रोटीन भी होते हैं। बस ये पॉइंट लिखोगे सारे, ये बात बस समझाने के लिए थी। इसके बाद जो मेन पॉइंट है ये है आपका मिड बॉडी में एब्सिशन क्या है और कौन इसको करवाता है? ESCRT थर्ड। बस शॉर्ट नोट में ये 2 पॉइंट लिखेंगे। अच्छा, तुम करे थी टनक टनक, कोई बात नहीं।
चलो जी, डन हो गया ना, समझ रहे हो? अच्छा, बोर तो नहीं हो रहे हो ना? बोर नहीं होना है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब क्वेश्चन कराऊंगे ना तब आप समझोगे कि अच्छा यहां से भी क्वेश्चन बना है। हाँ जी, यहां से भी बना है। ठीक है। चलो आगे देखो। द सेंट्रल प्रॉब्लम इन साइटोकाइनेसिस, हाउ टू इंश्योर दैट डिवीजन अकर एट द राइट टाइम इन द राइट प्लेस। सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है साइटोकाइनेसिस करवाने के लिए कि सही समय क्या है और सही जगह क्या है। सेल इस चीज को कैसे ओवरकम करता है, सेल को कैसे पता लगता है कि साइटोकाइनेसिस यहां से करनी है, मतलब कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग यहां बनानी है और इस टाइम बनानी है। तो ये तो आसान है ना। जैसे ही एनाफेज हुआ, क्रोमोसोम हटे, तुरंत वहां रिंग बनवा दो, सही समय भी हो गया, सही स्थान भी हो गया। तो देखो, द माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल डिटरमाइन द प्लेन ऑफ एनिमल सेल डिवीजन। माइक्रोट्यूब्यूल ही मदद करती है। कैसे? देखिए मैं पढ़ देती हूं एक बार, आप समझ जाएंगे खुद से ही। साइटोकाइनेसिस मस्ट अकर only after the two set of chromosome are fully segregated from each other. For sure साइटोकाइनेसिस तभी शुरू होना चाहिए जब दोनों क्रोमोसोम अलग हो गए हैं, है ना? बताया ना मैंने आपको, एनाफेज में शुरू होता है साइटोकाइनेसिस, लेकिन कब? जब हमारे क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो गए हैं, तो बीच वाली जगह है वहां हमें करना है। एंड द साइट ऑफ डिवीजन मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन द टू सेट ऑफ द डॉटर क्रोमोसोम। और जो जहां पर दो क्रोमोसोम थे ना, अब जब वो हट करके अलग अलग हुए हैं, तो एग्जैक्टली यहां यहां स्पिंडल सॉरी जो कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग है ये बननी चाहिए। सो द करेक्ट टाइमिंग एंड पोजिशनिंग ऑफ साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल आर अचीव बाय द मैकेनिज्म दैट डिपेंड ऑन द माइटोटिक स्पिंडल। यहां से बहुत बार क्वेश्चन बने हैं आपके। कौन ऐसा है जो जो हमें बता रहा है कि यहां बनना चाहिए? दिस इज द माइटोटिक स्पिंडल। एनाफेज के दौरान क्या होता है? ड्यूरिंग एनाफेज द स्पिंडल जनरेट सिग्नल्स दैट इनिशिएट फुरो फॉर्मेशन एट अ पोजिशन मिड वे बिटवीन द स्पिंडल पोल। एनाफेज के दौरान यही स्पिंडल है जो सिग्नल जनरेट करती हैं ताकि सेल का फुरोज, जो क्लीवेज फुरो था ना, वो बनना शुरू हो जाए, thereby ensuring that division occur between the two set of the separated chromosomes. Because these signal originate in the anaphase spindle, this mechanism also contribute to the correct timing of the cytokinesis in late mitosis. बस यही है, जो माइटोटिक स्पिंडल वहां है ना, जो हमारे क्रोमोसोम को कनेक्ट कर रही है, ये जो स्पिंडल है, जब ये सेपरेट कर रही होती है तो वो एक सिग्नल रिलीज कर देती है। जब ये क्रोमोसोम को सेपरेट कर रही होती है ना, एनाफेज में सेपरेट करेंगी, तो ये एक सिग्नल जनरेट करती है। इसी सिग्नल की वजह से एक्टिन मायोसिन बनने शुरू होते हैं एंड कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बन जाती है, जिससे सही समय भी और सही जगह भी डिसाइड हो जाती है कि कहाँ साइटोकाइनेसिस करवाना है। तो मेन पॉइंट ये माइटोटिक स्पिंडल है जो आप याद रखेंगे पूरे पार्ट में। जो सेंट्रल प्रोसेस जो दिक्कत थी ना, वो कौन समाधान करेगा? माइटोटिक स्पिंडल। वो स्पिंडल जो क्रोमोसोम से कनेक्ट है, एनाफेज आते ही वो सेपरेट करना शुरू कर रही हैं, तुरंत वो सिग्नल रिलीज कर देंगी कि देखो हम ना क्रोमोसोम को अलग अलग कर रहे हैं, अब फटाफट तुम आओ और यहीं पर कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनाना शुरू कर दो, ताकि तुम्हें फिर से एफर्ट ना लगाने पड़े कि कहाँ से शुरू करें कहाँ खत्म करें। तो मैं जा रहा हूं, मैं यहाँ खाली जगह छोड़ रहा हूं, तुम अपना काम शुरू करो। सो दीज आर द माइटोटिक स्पिंडल। बस यही लिखेंगे अपने शॉर्ट नोट्स में। द माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल डिटरमाइन द प्लेन ऑफ एनिमल सेल डिवीजन, ये लिखेंगे शॉर्ट नोट्स में। डन?
फिर हायर प्लांट के अंदर बात करते हैं। हायर प्लांट, उनके अंदर अलग मैकेनिज्म है सेल को डिवाइड करने का, यानी साइटोकाइनेसिस का। जैसे हमारे एनिमल सेल में तो सेल फुरो बना, चीजें बाहर से अंदर की साइड डीप हो रही हैं, बट प्लांट में चीजें अंदर से बाहर की साइड मूव करती हैं। द रीजन बिहाइंड, सबसे बड़ा कारण है सेल वॉल का होना। देखो ये है सेल वॉल। अब एनिमल सेल में तो क्या हुआ था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सीधी साधी बेचारी, जैसे ही कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग ने खींचना शुरू किया खिंच गई अंदर। जैसे ही यहां कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग ने इसको खींचना चालू किया, बस वो और डीप जाना शुरू हो गई। जैसे जैसे कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग और खींचती रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट होती रहेगी, मेम्ब्रेन उतना ही और अंदर जाती रहेगी, और एक टाइम पर बिल्कुल ऐसे मिड बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी। बाद में ESCRT थर्ड आकर इसको भी कट कर देता है, काम हो गया। बट प्लांट में ऐसा नहीं होगा। प्लांट में आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, बहुत जिद्दी, बहुत अखड़ी। मैं तो नहीं जाऊंगी, तुम मुझे कैसे खींच सकते हो अंदर, मैं तो नहीं जाऊंगी अंदर। तो फिर जो मेम्ब्रेन है, अभी चलो मेम्ब्रेन अगर आ भी गई कोई फायदा तो नहीं होगा ना। मेम्ब्रेन मान लीजिए अंदर खिंच के आ भी गई, फायदा ही नहीं होगा, सेल डिवाइड ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेल वॉल तो अंदर नहीं आएगी। वो हाईली टफ और रिजिड होती है, वो बिल्कुल भी कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग के कहने से अंदर नहीं जाएगी। तो यहाँ कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग से तो बात नहीं बनेगी। तो क्या करें, क्या करें, क्या करें? एक काम करते हैं, यहां से कुछ ऐड करना शुरू करते हैं। यहां से ऐड करना शुरू करते हैं एक वो मटेरियल जो आकर के यहां पूरा कनेक्ट हो जाता है, और तब ये दोनों सेल आपस में अलग अलग होते हैं। इसको बोलते हैं सेल प्लेट, जो पहले अंदर बनती है और फिर बाहर की साइड मूव कर रही है। जबकि एनिमल सेल में क्या था, चीजें बाहर से अंदर आ रही हैं, बट प्लांट में चीजें अंदर से बाहर जा रही हैं। ये फर्क आता है। देखो डायग्राम में, ये देखिए यहां, तो ये प्री प्रोफेज बैंड बन जाता है। ये ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए। तो ये देखो यहां ये प्री प्रोफेज बैंड बनता है, और ये G2 में ही बन जाता है। हालांकि एनिमल सेल में तो साइटोकाइनेसिस चालू हुआ है ना फेज में, यहाँ G2 में ही काम चालू हो जाता है। ये प्री प्रोफेज बैंड जो है, जो एक्टिन फिलामेंट से मिलकर बना है, ये G2 में ही बनना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे फिर ये जो गोल्गी वाला पार्ट होता है, ये यहाँ जैसे ही मतलब यहाँ से क्रोमोसोम अलग होंगे एनाफेज में, तो यहाँ पर चीजें डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे मिलती रहेंगी, मिलके फाइनली ऐसे कनेक्ट होकर सेल को अलग अलग कर देंगी, लाइक दिस। तो एक बार समझ लो उसको, देखो क्या लिखा है। Membrane deposition is particularly important for the cytokinesis in the higher plant cell. These cells are enclosed by a semi-rigid cell wall. Rather than a contractile ring dividing the cytoplasm from the outside in, the cytoplasm of the plant cell is partitioned from the inside out by the constriction of a new cell wall called the cell plate. Assembly of cell plate begin in the late anaphase and is guided by a structure called phragmoblast, which contain microtubules derived from the mitotic spindle. ये भी हालांकि एनाफेज से शुरू होता है, बट एक और प्री प्रोफेज बैंड बनता है जो G2 में बन जाता है। लेकिन जो एग्जैक्टली सेल प्लेट है, वो सेल प्लेट कब डिपॉजिट होना शुरू होगी, हालांकि फंडा यहां भी सेम है। मेटाफेज में जहां अपने क्रोमोसोम थे ना, जब वो हटेंगे वहीं पर डिवीजन चालू होगी। तो वेट किया जाएगा कि कब वो क्रोमोसोम वहां से हटे।
जैसे वो क्रोमोसोम वहां से हटते हैं, सेल प्लेट का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो यहां भी आप ये कहेंगे कि लेट एनाफेज में सेल प्लेट की असेंबली शुरू हो जाती है, जिसको एक फ्रेगमोप्लास्ट गाइड करता है। अभी मोटर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट स्मॉल वेसिकल्स अलोंग दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द गोल्गी अपैरेटस टू फॉर्म द सेल सेंटर। तो वहीं पर जो गोल्गी है ना, वो गोल्गी ये वेसिकल मतलब गोल्गी सेल प्लेट में हमें जो भी चाहिए, गोल्गी उसको बनाकर वेसिकल में पैक करता है। ये वेसिकल माइक्रोट्यूब्यूल पर चलती हुई वहां तक आती है, मिड तक, और वहां उस वेसिकल को रिलीज कर देती है। उस वेसिकल में पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, जो न्यू सेल वॉल की सिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं। वो फ्यूज होकर के डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसी को ही आप सेल प्लेट कहते हैं। द प्लेट एक्सपैंड आउटवर्ड, फिर ये प्लेट जैसे लगातार वेसिकल आती रहेंगी, फ्यूज करती रहेंगी, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोसेकेराइड आते रहेंगे, धीरे धीरे वो प्लेट बाहर की साइड बढ़ती रहेगी, एंड फाइनली हमारे सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी। लेटर ऑन सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स आर लेड डाउन विद इन द मैट्रिक्स ऑफ द सेल प्लेट टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू सेल वॉल। फिर वहां पर सेलुलोज भी आकर के फाइनल उसको फिनिशिंग दे करके पूरा सेल वॉल बना देते हैं। तो ये देखिए यहाँ ये बनने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे आउटसाइड मूव करते रहेंगे, मतलब गोल्गी से वेसिकल आती रहेंगी, चीजों को यहाँ डिपॉजिट करती रहेंगी, धीरे धीरे वो पूरा लास्ट तक जाकर के सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। फिर सेलुलोज आकर के इस पर कनेक्ट होकर इसे पूरा सेल वॉल जैसा बना देंगे। बस फिर अब आपके पास ये मेम्ब्रेन, यहाँ ये सेल वॉल, अगेन फिर ये मेम्ब्रेन दूसरे सेल की, और ये उसका सेल वॉल। अब दो सेल आपके हो गए अलग। यहां भी अब एक और बात आती है, कौन ये मेक श्योर करेगा, कौन ये मेक श्योर करेगा कि ये जो डिवीजन है ये बिल्कुल बीच में ही हुआ है। तो हाउ इंश्योर प्लेन ऑफ डिवीजन, कौन इंश्योर करेगा कि प्लेन का जो डिवीजन का प्लेन है वो कैसा रहेगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल, ऐसे वर्टिकल, कैसे। सो द डिवीजन प्लेन इज एस्टेब्लिश्ड बिफोर एम फेज बाय अ बैंड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एंड एक्टिन फिलामेंट, जिसको बोलते हैं प्री प्रोफेज बैंड एट द सेल कोटेक्स एट द बिगिनिंग ऑफ द टीलोफेज। After the chromosome have segregated, a new cell will start to assemble inside the cell at the equator of the old spindle. तो होता क्या है कि जो डिवीजन का प्लेन है वो एम फेज के पहले ही डिसाइड हो जाता है कि सेल वर्टिकली, जैसे देखो ना आपके पास कोई भी एक सेल है, देखो ये आपके पास कोई भी एक सेल है, ये ऐसे डिवाइड करेगा या ये ऐसे डिवाइड करेगा, वहीं पर प्री प्रोफेज बैंड बन जाता है G2 में ही। मान लीजिए यहाँ प्री प्रोफेज बैंड बन गया है, फिर यहीं पर हमारे क्रोमोसोम आएंगे, जब वो सेपरेट होंगे तो यहीं पर प्लेट बनेगी और डिवीजन इस तरीके से होगा। ऐसे करना है तो यहाँ पर प्री प्रोफेज बैंड बनेगा और ऐसे सेल डिवाइड होगा। तो प्लेन ऑफ डिवीजन प्लांट सेल के अंदर प्री प्रोफेज बैंड डिसाइड करता है। यहां से भी आपका क्वेश्चन बना है कि प्लांट सेल में प्लेन ऑफ डिवीजन कौन इंश्योर करता है। डन एवरीवन? हाँ जी, तो यहां तक शॉर्ट नोट मार्क्स हो गए थे। बस प्लांट में आपको क्या याद रखना है, प्लांट में आएंगे आपके सेल प्लेट, प्लांट में आएगी आपकी सेल प्लेट। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, यही कि ये बात लिखेंगे एक तो कि सेल प्लेट ही एनाफेज, लेट एनाफेज में असेंबल होना शुरू हो जाती है। कौन बनवाता है सेल प्लेट, हमारे गोल्गी बनवाते हैं। ठीक, उसके बाद कौन मेक श्योर करेगा, कौन मेक श्योर करेगा, प्री प्रोफेज बैंड। तो शॉर्ट नोट्स में ये भी लिखेंगे। डन एवरीवन? समझ गए ना? कोई डाउट तो नहीं है गाइस?
प्लांट सेल के साइटोकाइनेसिस में गोल्गी का मोस्ट इंपोर्टेंट रोल देखा गया है। हाँ हाँ माही, बिल्कुल। प्लांट सेल के डिवीजन में, खासकर साइटोकाइनेसिस में, गोल्गी का मेन रोल है, क्योंकि गोल्गी ही, आपको पता है ना, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स वेसिकल में पैक करके भेजना, ये सब गोल्गी का काम ही होता है। और वो वेसिकल जो है पैक करके चीजों को लेकर आती हैं माइक्रोट्यूब्यूल पर चलते चलते, और लाकर यहां छोड़ देंगी, फिर वो सेल प्लेट बनाएंगे। मेरी सिस कहाँ से पीएचडी कर रही है? अभी वो पीएचडी नहीं कर रही है माही। डन, कोई डाउट तो नहीं है? अभी तो मेरी 15 मिनट और बाकी है। क्या पढ़ाऊं क्या पढ़ाऊं? चलो 15 मिनट मेरी उधार ही रही। किसी क्लास में मुझे 15 मिनट दे देना। हाँ हाँ ठीक है नेहा। हालांकि कल, हाँ ठीक है, कल हालांकि हम एंजाइम के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सारे। तुमने भेज दिए हैं तो वो भी मैं ऐड कर लूंगी। ठीक है, तो भाई 15 मिनट जो है ना मेरी उधार में रख लो। किसी दिन 15 मिनट तुम्हारे खींच लूंगी मैं। ठीक है, आज 15 मिनट पहले छोड़ रही हूँ, किसी दिन 15 मिनट लेट छोड़ूंगी तो चिल्लाना मत। हाँ नेहा, कल क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे। इन केस समय रह जाता है तो नया टॉपिक रेस्पिरेशन शुरू कर लेंगे। कल हम एंजाइम के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। समय रहा अगर तो नया टॉपिक रेस्पिरेशन शुरू कर लेंगे, नहीं समय रहा तो फिर कल हम एंजाइम के क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है। चलिए जी, तो आपका जो हवाई जहाज है वो लैंड हो चुका है। आप अपने अपने घर जा सकते हैं। आपकी जो यात्रा है 15 मिनट पहले खत्म कर दी गई है। फिर आगे कभी 15 मिनट लेट होगी तो आप चिल्लाएंगे नहीं। इस चीज का आप मुझसे वादा कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको आज फ्री कर रही हूं। अभी जाकर के अपना टेस्ट देंगे। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहेगा तो टेलीग्राम पर भेजेंगे। और जो भी क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, है ना, तुरंत ना अपनी कमियां लिख लेना। देखो, इन टेस्ट का यही फायदा आप ले सकते हैं। इन टेस्ट को इसीलिए बनाया गया है ताकि आप अपनी कमियां जान सकें। तो टेस्ट देते ही के साथ जो भी क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, 1 सेकंड, एक क्वेश्चन पर 1 मिनट तो आप देंगे जरूर, जो भी गलत हुआ है उन क्वेश्चन पर, कि क्वेश्चन गलत हुआ कैसे। क्या मैंने थ्योरी नहीं पढ़ी थी, या पढ़ी थी तो मुझे याद नहीं हुई, याद हुई तो मैं अप्लाई नहीं कर पाई, या मैंने जल्दबाजी में क्वेश्चन किया, या मैंने सही चीजें नहीं देखी कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। और जो भी आपकी गलती है वो लिख लेना, अपनी एक नोटबुक बना लो नई सी, और उसमें लिखते रहो कि ये गलतियां मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ एग्जाम या टेस्ट देते वक्त। और बस आपको उसी पर फिर लगातार काम करते हुए चलना है। ठीक है। हम्म। चलो ठीक है। ओके एवरीवन। ठीक है, तो मैं जो है, मैं भी एक, मुझे भी वीडियो बनानी है आपके कट ऑफ को लेकर के। मैं अभी जा रही हूँ। TPX2 न्यू इन्फॉर्मेशन थी मैम क्वेश्चन में इस बार। हाँ हाँ माही, हाँ, TPX2 न्यू इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने आपको कन्वे कर दी है, वहां पर भी की थी और यहाँ भी कन्वे कर दी है कि वो कहाँ काम में आएगा। तो इनिशिएशन ही करवाता है, न्यूक्लिएशन ही करवाता है, खासकर वहां जहां आपका स्ट्रॉन्ग MTOC नहीं होता है, जैसे सेंट्रोजोम नहीं होता है इन द प्लांट सेल। चलो ठीक है जी,
बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, ध्यान रखेंगे, अपना टेस्ट दोगे, अपनी गलतियां लिखोगे, जिस क्वेश्चन में डाउट है वो मुझे टेलीग्राम पर भेज दोगे। अब हम कल मिलते हैं 10:30 बजे। मेक श्योर कल आप एंजाइम पूरा पढ़ के आएंगे, तभी क्वेश्चन करने के लिए आओगे। ओके, चलिए जी, ठीक है, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय।